जी गुड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। ओके गुड। अच्छा जी चलें, हमने जो है जी 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 क्या चीज़? रिकॉर्डिंग पहले रुक गई थी, मतलब कि सेव हो गई हुई थी ना, दोबारा स्टार्ट हो गई होगी। जी दोबारा स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। ओके अच्छा जी चलें, अब जो पहले मैं अभी बता रहा था वो ये कि पैराग्राफ्स आपने जो है वो पैराग्राफ्स के तौर पे ही लिखने हैं, फोर्स लाइन ब्रेक्स नहीं करनी। जो लाइंस बगैर इंडेंट के स्टार्ट होती हैं वो पैराग्राफ्स नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जो पहले मैंने ऊपर दो पैराग्राफ बना के दिखाया है, इस तरह से पैराग्राफ्स लिखने हैं। ब्लैंक लाइंस अगर किसी डॉक्यूमेंट में आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर पहले पैराग्राफ के आखिर में मैं एक ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करूँगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंट के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा आउटपुट में। बट अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ के आखिर में एक लाइन छोड़ने के अलावा एक बार डबल ब्लैक स्लैश लिख दूँ, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद मैं ब्लैंक लाइन भी छोड़ूंगा, तो फिर ये दो बार न्यू लाइन आपने एक किस्म की स्टार्ट कर दी। एक तो ब्लैंक लाइन बीच में छोड़ना न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है, और एक डबल बैक स्लैश खुद से भी न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आउटपुट में इस केस में दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ब्लैंक स्पेसेस ना हो, क्योंकि ब्लैंक लाइंस छोड़ना और इन अप्रोप्रिएट पैराग्राफ्स क्रिएट करना ये फॉर्मल राइटिंग नहीं होती, ठीक है, उसके खिलाफ है। तो इसलिए आपने ब्लैंक स्पेसेस जहाँ पे आ रही हो आपने देखना है कि आप कैसे वो ब्लैंक लाइंस रिमूव कर सकते हैं। तो फिर फर्दर ये कि हमने देखा है कि अगर आपने इन टेक्स्ट अगर मैथ राइटिंग करनी है तो फिर तो इन टेक्स्ट मैथ राइटिंग का मतलब है कि पैराग्राफ के अंदर ही आपने कहीं पे ए स्क्वायर लिखना है, पैराग्राफ के अंदर ही आपने जो है वो G2 या कोई भी इस तरह की कमांड लिखनी है। तो आप जो है आप वहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करेंगे, और फिर आप जो है वो मैथ स्क्रिप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे G2 लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ के आखिर में मैंने ए स्क्वायर लिखा है। तो ये जो भी मैथ के छोटे सिंबल्स या छोटे एक्सप्रेशन जो आप पैराग्राफ के अंदर ही साथ साथ इंग्लिश राइटिंग के अंदर ही लिखते जाते हैं, वो तो आपने डॉलर में लिखना है, ठीक है। लेकिन जिन लाइंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आपने एम्फेसिस देना होता है उनको आप इक्वेशंस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 के तौर पे ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, तो वो मैंने बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन लिखा है। तो लेटेक राइटिंग के अंदर आपने जब भी कोई चीज़ बिगिन करनी है आपने उसको एंड भी करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिगिन किया, आपने इक्वेशन को एंड कर दिया, और उसके अंदर आपने कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये आउटपुट के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमने कल डिस्कस की थी ये कि जब आपने एक इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन के पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटर के यूज़ की तरह है। अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज़ किए हैं तो आपको पता है कि सबस्क्रिप्ट के लिए अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है और पावर के लिए कैप यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन, ओके, अगर क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है। जी जी हाँ जी। सर ये आपने क्वेश्चन 1 जो लिखी है ऊपर बिगिन इक्वेशन, सर इसमें नंबर 1 राइट साइड पे आ गया है, नंबर 1 इक्वेशन, ये कैसे आया? ये नंबर 2 नंबर 3? ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने नंबरिंग जो जिस तरह से MS वर्ड में होता है आपको चीज़ों के नंबरिंग का ख्याल रखना पड़ता है, लेटेक में बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपने किसी भी चीज़ के नंबर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, हर चीज़ का नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। तो ओके ये नंबरिंग, इसको आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इसमें, ये ऑटोमेटिक है। तो आप देखें, और दूसरी चीज़ ये कि अब आप देखें कि ये जो A21 x⁻10 ये जो इक्वेशन है इसका नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसी तरह की कोई इक्वेशन ऊपर इसके ऐड कर देता हूँ और उस इक्वेशन में जस्ट मैं इसको छोटा रखता हूँ A21 = C1 या A1 = C1, तो मैंने ये इक्वेशन उसके ऊपर न्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पहले इक्वेशन 1 थी अब वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन 2 हो गई है, और जो नई इक्वेशन आपने ऊपर ऐड की है वो क्योंकि अब नंबर 1 पे आ गया तो उसका नंबर 1 उसने दे दिया उसको, और आगे वाली इक्वेशन का सारे आगे वाली इक्वेशंस के नंबर उसने अपडेट कर दिए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है लेटेक की कि ये चीज़ों की नंबरिंग को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती इसमें। अब दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा था कि इक्वेशन में जब कोई चीज़ लिखेंगे तो वो सेंटर लाइन हो जाएगी और उसको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा नंबरिंग नहीं चाहिए होती चीज़ों की। तो आपने अगर कोई इक्वेशन लिखनी है और उसको आपने आगे यूज़ नहीं करना है तो ऐसी इक्वेशन को नंबर नहीं देते, ठीक है। तो आपने अगर इक्वेशन को नंबर नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन के आखिर में स्टार टाइप कर देंगे, ठीक है। तो ये जो स्टैरिक मैंने थर्ड इक्वेशन के आखिर में मैंने बिगिन इक्वेशन स्टार के ज़रिए इसको शुरू किया है और एंड इक्वेशन स्टार किया है। तो ये जो स्टार है ये इसके नंबर को इमिट कर देगा। आप देखें जो थर्ड नंबर पे इक्वेशन यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली, उसको नंबर उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड इक्वेशन को आपने स्टार कर दिया हुआ, तो ये आपने जब भी नंबर ना देना हो तो आप स्टार कर दें।
कल हमारी डिस्कशन एंड हुई थी जब हमने ऊपर वाली 3 इक्वेशंस को अरे की फॉर्म में डिस्प्ले किया था, क्योंकि वो उन तीनों इक्वेशंस का साइज़ अलग है, और अगर वो कहीं एक ही तरीके से ड्राइव हो रही हो या वो एक ही सेट ऑफ इक्वेशंस हो, आपने उसको इकट्ठा लिखना हो, तो हम जो जिस तरह मैथ राइटिंग में करते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल लिख के चीज़ों को अरेंज कर लेते होते हैं, एक अरे उसका बना लेते हैं, एक सिस्टम अगर आपने देना है लिख के तो उसको इकट्ठा ही रखते हैं। तो उस वजह से अगर आपने एक सिस्टम इकट्ठा लिखना हो तो आप फिर इन इक्वेशंस को एक अरे में लिखें। तो मैंने ऊपर वाले 3 इक्वेशंस को पिक किया और लेफ्ट साइड पे आप देखें मैंने अरे में उन्हीं तीनों इक्वेशंस को पेस्ट कर दिया, और उसके लिए बिगिन इक्वेशन नहीं लिखा, बिगिन इक्वेशन अरे लिखा। ठीक है, तो ये है इक्वेशंस के अरे बनाने का तरीका, यानी कि इक्वेशंस की एक अरेंजमेंट आपने बना लिया। और इस अरे में फिर थोड़ा सा इसका अपना सिंटैक्स है कि अरे कैसे बनाना है। आप इक्वेशंस को सारी जितनी इक्वेशन लिखनी है हर लाइन में इक्वेशन लिख दें, हर इक्वेशन को डबल बैकस्लैश से एंड करें, तो फिर अरे की अगली लाइन शुरू हो जाएगी। जब भी आप डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे तो वो समझ जाएगा कि अब आप अगली नेक्स्ट इक्वेशन अरे की लिखना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह से अरे में जितनी इक्वेशन लिखनी है सबके आखिर में बैकस्लैश लिखें, आखिरी इक्वेशन में बैकस्लैश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई और इक्वेशन। तो इस तरह से अरे बनता जाएगा। फिर फर्दर ये कि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जब आप एक अरे बनाएंगे तो अरे में क्योंकि चीज़ों को अलाइन करना होता है, और जब भी आपने लेटेक्स में चीज़ों को अलाइन करना है तो आप उसके लिए अलाइनमेंट टैब का इस्तेमाल करेंगे, और अलाइनमेंट टैब यहाँ पे है एंड ऑपरेटर। ठीक है, जो शिफ्ट 7 से एंड साइन आता है ब्लू कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा है हर इक्वेशन के अंदर, तो ये जो ब्लू कलर का एंड साइन है ये चीज़ों को अलाइन करता होता है। तो जब भी आपने मैट्रिक्स बनाना होगा या आपने कोई अरे बनाना है लेटेक्स के अंदर, तो फिर आप उसके लिए एंड साइन का इस्तेमाल करेंगे। और वो एंड साइन आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, अगर इक्वेशन अरे में एंड साइन इस्तेमाल करना है तो आपने फिर जिस चीज़ के रिस्पेक्ट से अरेंज करना है इक्वेशन को, आप उस चीज़ के दोनों तरफ जो है वो एंड साइन इस्तेमाल कर देंगे, तो उससे तीनों इक्वेशंस के वो एंड आउटपुट में इकट्ठे अलाइन हो जाएंगे। तो उन एंड्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आउटपुट में एक दूसरे के ऊपर नीचे डिस्प्ले होगी। तो मैंने हर इक्वेशन के इक्वल के इर्द गिर्द एंड लगाया। देखें, फर्स्ट इक्वेशन में भी इक्वल के इर्द गिर्द एंड लगाए, सेकंड इक्वेशन में भी इक्वल के इर्द गिर्द एंड है, और थर्ड में भी। तो इससे क्या होगा कि तीनों एंड्स जो हैं वो आउटपुट में इकट्ठे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, मैं एडिटर को थोड़ा सा और जूम कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा छोटे सिंबल्स भी क्लियरली नज़र आ रही। तो ये देखें, ये मैंने लेफ्ट साइड पे अरे बनाया है और राइट साइड पे तीनों अरे में जो तीनों एंड्स थे वो अरे में यूँ ऊपर नीचे अलाइन हो गया। एंड तो ज़ाहिर बात है नज़र नहीं आएगा, लेकिन एंड्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो अलाइन हो जाएंगी इकट्ठे इस तरह से। अब आप सपोज करें कि ये इक्वल्स जो हैं मैंने किसी और रिस्पेक्ट से अलाइन करना है। कोई और स्टूडेंट मुझे बता दे कि मैं अगर इक्वल के ज़रिए अलाइन नहीं करना चाहता, अगर मैं चाहता हूँ कि पहली इक्वेशन के माइनस के नीचे अगली इक्वेशन का प्लस हो और उसके नीचे अगली इक्वेशन का इक्वल हो, यानी कि बिल्कुल एक रैंडम सा अपनी मर्ज़ी का जो है वो कस्टम एक मैंने अलाइनमेंट देनी है, तो वो भी किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल चले मैं खुद ही कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि पहली इक्वेशन में से आप कोई एक चीज़ पिक करें, पहली इक्वेशन की कोई एक चीज़ पिक करें कि मैंने अलाइनमेंट के लिए वो चूज़ करनी है। कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे बता दे पहली इक्वेशन में से कोई एक सिंबल या लेटर या साइन बताएं। पहली इक्वेशन में से कोई एक चीज़ A21 X10 जो है सर, ये सभी सेम ऊपर नीचे आ जाए रे में। हाँ ठीक है, कि अगर मैं पहली इक्वेशन में से A21 पिक कर लूँ, दूसरी इक्वेशन में से भी यही वाला पिक कर लूँ, ताकि ये A21 से अलाइन हो जाए। सही है, इस तरह चाह रहे हैं। सही है, सही। तो मैंने ये तीनों जो हैं A21 पिक कर लिया। ठीक है, तीनों इक्वेशन में A21 क्योंकि एक जैसा था तो मैंने A21 तीनों इक्वेशन से पिक कर लिया। और अब मैं जब इस इक्वेशन को रन करूँगा तो वो सारे एंड्स जो हैं वो A21 को अलाइन कर देंगे। अब आप देखें कि इक्वल को उसने छोड़ दिया, पहले जो इक्वल को अलाइन किया था, तो अब उसने A21 को पकड़ लिया और A21 को उसने अलाइन कर दिया। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि A21 X10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो या तो A21 के साथ X10 को भी एंड के अंदर शामिल कर लिया जाए, या फिर ये है कि A21 को भी एंड से फ्री करके, यानी कि आप इस तरह से इसको यूज़ करें। जो ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद से जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद से मैनुअली यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक आध एग्जांपल देके हिंट दे रहा हूँ। अब मैंने ये किया कि दोनों एंड्स के अंदर कुछ पे नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन डबल एंड एक पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, ए डबल एंड ने एक पोजीशन स्पेसिफाई कर दी है A21 से पहले की। बेशक डबल एंड के दरमियान में कुछ भी नहीं है, लेकिन डबल एंड जो है वो बता रहा है कि A21 से पहले वाली जो जगह है वो अलाइन करनी है। तो तीनों इक्वेशन में वो चूज़ कर लिया। तो अब देखें कि वो A21 को अलाइन करके जो उसने थोड़ा सा X10 से दूर कर दिया था, अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और सारे A21 अलाइन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल अलाइनमेंट की एग्जांपल एक और आ गई आपके पास। एक ये था कि इक्वल्स को अलाइन कर दें। तो जैसे भी आपने राइटिंग करनी है अपनी,
तो जब आप जैसे आप खुद लिखना चाह रहे हो तो वो लेटेक आपको ऑप्शन देता है कि आप उस तरीके से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फिर तो तीसरी चीज़ ये थी कि x पावर 10 के बाद भी लगा सकते थे, जहाँ जैसे मर्जी आपने दोनों का। लगाएं। जी जी बिल्कुल, जी। मैं यहाँ से एंड को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और x की पावर 10 के बाद लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देखें कि फिर ये होगा कि तीनों एंड्स अब इकट्ठे अलाइन होने हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि दूसरी इक्वेशन के एंड के ऊपर जो है वो x 10 के बाद वाली जगह आएगी अब, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन का एंड है a21 से पहले और पहली इक्वेशन का एंड है x 10 के बाद। तो आप देखें कि x 10 के बाद और a21 से पहले वाली जगह ऊपर और नीचे इकट्ठी डिस्प्ले हो गई है। तो आपको जैसे भी अपनी राइटिंग करते वक्त जैसे भी आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत हो कि अब आपकी ये चीज़ इस तरह से डिस्प्ले हो, आप अपनी चीज़ उस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैनुअल है, 100% कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी आउटपुट को। फिर सर तीसरी, वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी जी सर एक पूछें। क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर अगर हम रन करते हैं, मतलब जो है हमने कोई चीज इक्वेशन में लिखी है और वहाँ पे एरर है, तो हमें पता जी कैसे जी चलेगा कि एरर इस जगह पे आ रहा है? ओके ओके वेरी गुड। चलें, मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने x की पावर 10 के आखिर में ना ब्रैकेट स्टार्ट की थी, मैंने x की पावर वाली ब्रैकेट के x की पावर में क्या क्या लिखना है वो ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया लेकिन एंड नहीं किया, ठीक है। अब मैं जब रन करता हूँ तो अब वो देखें एग्जैक्टली वही लाइन हाईलाइट हो गया, मैंने रन किया और वो पूरी लाइन जो है वो ये जो भी कलर है ये वो लाइन कलर हो गई है और नीचे लॉग फाइल के अंदर लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट मिसिंग का, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं आखिरी लॉग फाइल में नीचे लिखा हुआ है मिसिंग ब्रैकेट इंसर्टेड। इससे पहले जो एरर आया था वो था मिसिंग डॉलर इंसर्टेड। तो मिसिंग डॉलर इंसर्टेड का मतलब था कि आपने एक मैथ मोड की चीज़ डॉलर के बगैर यूज़ कर लिया, तो वो मैथ का एरर था। अब जो आ रहा है वो ब्रैकेट मिसिंग का एरर है। ये एरर तब आएगा हमेशा जब भी आप कोई चीज़ बिगिन करेंगे और एंड नहीं करेंगे तो आपको मिसिंग ब्रैकेट इंसर्टेड का एरर आएगा। और ये एरर उस करंट इन्वायरमेंट में किसी भी जगह आ सकता है। कभी कभी ये तो एग्जैक्ट लाइन उसने हाईलाइट कर दिया, कभी कभी ये होगा कि आपको अगर ये बिगिन अरे से एंड अरे तक वो सारा ही हाईलाइट कर देगा, तो आपको पता होगा कि इस अरे के अंदर कहीं पे मसला है, तो आपने उस अरे की सारी ब्रैकेट्स मैच कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ जो आप चेक करेंगे वो ये कि मैंने अरे को बिगिन किया है तो मैंने अरे को एंड किया है कि नहीं। तो लेटेक ये जो टेक्स्ट स्टूडियो है ये क्योंकि कलर और ग्राफिकली ये थोड़ा सा रिच है, तो ये आपको बिगिन और बिगिन अरे की आखिरी लाइन पर जैसे ही कसर आएगा तो ये उसी चीज़ का एंड इन्वायरमेंट खुद ही हाईलाइट कर देगा। तो देखो मेरा कसर है इस वक्त बिगिन अरे के आखिर में, तो ये खुद ब खुद वो एंड अरे को हाईलाइट कर देता है, तो ये एरर नहीं है, इसका मतलब बिगिन अरे एंड अरे हो रहा है। फिर ये 21 की ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसकी एंड ब्रैकेट खुद ही हाईलाइट हो जाती है। लेकिन जैसे ही x की पावर 10 वाली ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो फिर उसकी एंड ब्रैकेट नहीं है, तो वो रेड हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी लेकिन इसका एंड नहीं हुआ और एंड अरे पे जाके ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट ख़त्म हुई है लेकिन वो ब्रैकेट एंड नहीं हुई। तो जब आप इसकी ब्रैकेट पुट करेंगे तो वो येलो हो जाएगी और अब वो रेड वाला एरर नहीं आ रहा ब्रैकेट का, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस ब्रैकेट को करेक्ट किया कि एंड बिगिन किया था उसको एंड भी कर दिया और फिर से रन किया तो वो ब्रैकेट एरर ख़त्म हो गया और फाइल रन हो गई है। समझ रहे हैं इसको? आपने लाइन नंबर्स को जो है वो जहन में रखना है साथ साथ कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं एक और ब्रैकेट को ख़त्म करता हूँ या किसी जगह पे मैं एंड ऑपरेटर कम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं से यानी कि हर इक्वेशन में 2 एंड चाहिए, मैंने पहली इक्वेशन में 2 एंड्स नहीं लगाए, ठीक है, एक एंड लगाया और ख़त्म कर दिया उसको। तो लेकिन अब इससे अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, क्योंकि एक एंड वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लेकिन दूसरा एंड डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो प्रॉपरली उसको चूज़ नहीं कर सकेगा कि कहाँ तक की चीज़ आपने अलाइन करनी थी। तो उसने पूरी की पूरी इक्वेशन जब एंड हुई है तो उसके बाद अगली इक्वेशन शुरू की है, ठीक है। तो ये एरर उस तरह का तो नहीं है कि फ़ाइल रन ही ना हो सके, फ़ाइल रन हो गई है लेकिन जिस मकसद के लिए एंड यूज़ किया गया था वो फुलफ़िल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एरर की टाइप ही है कि आपको अलाइनमेंट जिस तरह से चाहिए थी उस तरह की नहीं मिली अब अलाइन हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब कोई ब्रैकेट स्टार्ट हो एंड ना हो लेकिन कोई डॉलर साइन स्टार्ट हो एंड ना हो, तो ये इस तरह के आपको एरर देगा कि बिगिन डॉलर का प्रॉब्लम है या ब्रैकेट का एरर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट आपको वहाँ से मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे चेंज करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेटेक में राइटिंग में जब भी आप 1-2 लाइन्स लिख लें, कोई 1-2 कमांड्स 1-2 इक्वेशंस लिख लें, तो उसको रन करते जाएं साथ साथ, ताकि जब भी एरर आए तो आपको पता हो कि आप लास्ट चेंज से लेके अब तक जो भी आपने चेंज किया है उसी में ही एरर है, ताकि आपको एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर पता हो कि चेक करना है, सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन ना करना पड़े एरर्स के लिए। अदरवाइज़ थीसिस में जिस तरह होता है तो वो फिर आपको एरर ढूंढना मुश्किल हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा एरिया सर्च करना हो एरर के लिए। तो इसलिए 2-4 लाइन्स लिखी, उसको रन किया, रन करने में विद एक या 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है, ये रन होगी ये फाइल। तो इसलिए जब आप 2-4 लाइन्स लिखें उसको रन करिए ताकि आपको पता हो कि आपने रिसेंटली सिर्फ यही 4 लाइन्स लिखी हैं
और एरर इन्हीं में ही है, क्योंकि लाइन तो इंडिकेट हो जाती है लेकिन कभी कभी ये होगा कि लाइन भी इंडिकेट नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट का एरर शुरू में कहीं पे कर दिया या डॉलर का साइन शुरू में कर दिया और फिर वो अगले 10 पेजेस के अंदर भी क्योंकि वो एरर फिर कंटिन्यू रहेगा ना, क्योंकि वो सारी की सारी जो मैचिंग होती है बिगिन इक्वेशन या बिगिन ब्रैकेट की एंड ब्रैकेट के साथ, जब बीच में एक ब्रैकेट मिस होगी तो वो एरर फिर डॉक्यूमेंट के एंड तक जाएगा, क्योंकि वो सारी मैचिंग डिस्टर्ब हो जाएगी ना, बिगिन चीज़ों की एंड वाली चीज़ों के साथ मैचिंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो एक एरर जब आप करेंगे तो वो एक एरर नहीं होगा, वो आउटपुट में कुछ 100 एरर आ रहे होंगे, क्योंकि उस चीज़ के बाद जितनी बार ब्रैकेट्स आई हैं या वो चीज़ आई है उतनी बार वो सारी मैचिंग डिस्टर्ब होगी। तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि अब उनमें से प्रॉब्लम एग्जैक्टली किस जगह पे है। तो इसलिए जब आप कोई चीज़ लिखें उसको रन करें, एरर आएगा, पता चल जाएगा कि रीसेंट जो चेंज है वहीं पे है एरर, और एरर की नेचर आपको बता देगी कि वो बिगिन टाइप का एरर है, कोई चीज़ बिगिन की है और एंड नहीं की, या वो मैथ टाइप का एरर है, या वो अलाइनमेंट का एरर है। तो इस तरह से आपको हिंट यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा सर एक और चीज सर। जी हाँ जी बोलें। सर जो चीज हमने रन कर ली है मतलब, तो उसको हम बार बार रन ना करें, ऊपर वाले को हम कमेंट करते रहें साथ साथ। ऊपर कमेंट करते जाएं। यस सर। अच्छा ठीक है। उस लेकिन इसका मकसद क्या है, आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं जो रनिंग टाइम यस है, सर, रन जल्दी या होगा उसमें सर, स्कैन फाइल जल्दी होकर हाँ आएगी, हमें उसी पैराग्राफ को रन जी करेगा जो हमें चाहिए होगा बस। हाँ जी, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 100 यस सर, पेजेस का रनिंग है फॉर टाइमिंग उससे एग्जांपल शॉर्ट हो वर्ड, जाएगी सर। बिल्कुल यही बात है। अगर आपने ऊपर कोई 50 सफ़े 2-3 चैप्टर आप लिख चुके हैं तो आप उनको कमेंट कर दें, और आप एक जिस चैप्टर में काम कर रहे हैं उसी को सिर्फ रन करें, तो ये आपका टाइम काफ़ी कम कर देगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये हम यूज़ करते हैं जब आप वरना यूज़ टू सर हो रन जाएंगे करने में अगर फाइल लंबी होगी तो उसमें जी अगर सर। कंप्यूटर की रैम कम है या कोई कंप्यूटर की स्पेक्स लो हैं तो फिर वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम ले लेता है फिर वो रन करने में। यस सर, पाँच तो पाँच मिनट ये ले जाता है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये जब आप यस सर। थीसिस राइटिंग पे आएंगे, बिल्कुल आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट की स्पेस होगी, तो आप उसमें यही करें कि जिस जगह पे टाइप कर रहे हैं जिस फाइल में जस्ट वो रखें, बाकी चैप्टर्स को जो है वो कमेंट कर दें। कमेंट जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया वो मैंने अभी तक शायद आपको नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर यस की सर। इक्वेशन मैं लिख चुका हूँ, अगर मैंने ये इक्वेशन अब मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ना आए तो मैं इनको कमेंट कर दूंगा। ये कमेंट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल टी। अगर आप टेक्स्ट स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल टी करें। अब मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल टी किया तो आप देखें कि ये सारा एरिया ग्रे हो गया। ये ग्रे होने का मतलब ये है कि अब ये कमेंट कर दिया गया है, ये लेटेक की फाइल में टेक फाइल में नज़र आ रहा है ये, लेकिन ये ग्रे है, ये इनएक्टिव रीजन है, और यहाँ पे ये चीज़ आउटपुट में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैंने ये पूरा एरिया जो इक्वेशंस थी प्रीवियस इनको मैंने कमेंट करके रन किया है, तो आप देखेंगे कि वो इक्वेशन गायब हो गई हैं आउटपुट में से, और अब पैराग्राफ के बाद डायरेक्ट जो है वो अरे आ रहा है, जो 3 इक्वेशन का अरे हमने रिसेंटली बनाया डायरेक्ट वही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ये चीज़ें खुद प्रैक्टिस करेंगे, और आप ये चीज़ें खुद मैनुअली जो है वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना शुरू कर देंगे। बस आपको एक बार बेसिक समझ आ गई कि ये प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे करता है, थोड़ी सी फंडामेंटल जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं ये आपको एक बार समझ आ जाएंगी, तो फिर आप टोटली इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना रश नहीं है डॉक्यूमेंट में, तो मैं इन इक्वेशंस को अभी यहीं पर रन देता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है इक्वेशन नंबरिंग को। अभी मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा था, अभी मैंने वापस वो इक्वेशंस को एक्टिव कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली इक्वेशंस में से मैंने थर्ड इक्वेशन को कमेंट उसका नंबरिंग को मैंने ओमिट किया हुआ, स्टार लगा के इक्वेशन स्टार किया, तो थर्ड इक्वेशन का नंबर नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन अरे जो है उसकी भी नंबरिंग को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो आसान तरीका क्या है, मैंने जहाँ पे इक्वेशन अरे लिखा हुआ है वहाँ पे कर्सर को रखा है, 1 सेकंड होल्ड किया, तो वो देखें उसका एंड जो है वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ। स्टार लिखने से एग्जैक्ट वही चेंज होगा जो पहले हुआ था कि पूरे के पूरे अरे की नंबरिंग गायब हो गया। ठीक है, आउटपुट में देखें उस अरे की 3 इक्वेशंस हैं, उन तीनों को नंबर दिया हुआ था 4, 5, 6, अब वो तीनों के नंबर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। लेकिन ये तो है हल के नंबरिंग है ही नहीं सिरे से ही। ठीक है, अगर आप चाहें कि इस अरे को कि कुछ इक्वेशंस को नंबर दूं और कुछ को नंबर ना दूं, तो फिर आप स्टार नहीं करें उसको, क्योंकि स्टार करने से तो सारा अरे ही नंबरिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। आप स्टार नहीं करें, ठीक है, यानी कि नंबर्स इसके डिस्प्ले हो गए हैं वापस। अब मैं चाहता हूँ, यूजुअली ये होता है कि जब आप अरे बनाते हैं तो चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं, अरे की इक्वेशन 1 है, फिर इक्वेशन 1 से 2 ड्राइव हुई, फिर 2 से 3 ड्राइव हुई। ठीक है, किस तरह की मैं आउटपुट आपसे कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जिस तरह से जब आप इक्वेशंस को डिराइव कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि इक्वेशन 1 से 2 डिराइव हो गई, फिर 2 से जो है वो इक्वेशन 3 डिराइव हो गई,
तो आपको जो चीज़ रखनी होती है वो अमूमन आखिरी इक्वेशन जो है वो आप कहते हैं कि ये हमारा आखिरी इक्वेशन रिजल्ट के तौर पे जो है वो आ गई, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे इक्वल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और आगे से इक्वल ख़त्म। चलें अब ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट इक्वेशन थी तो उसकी कोई लेफ्ट हैंड साइड थी, फिर उसकी कोई राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया किसी फार्मूला से, इक्वेशन 5 आ गई। उसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 6 आ गई। अगर इस इक्वेशन 6 अगर तो आपका आखिरी रिजल्ट है, ठीक है, तो फिर आप इक्वेशन 6 को नंबर देना चाहेंगे, बाकियों को नंबर नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो आपने यूज़ नहीं करनी आगे। तो फिर मैनुअली अगर आपने इनका नंबर ख़त्म करना है तो हर इक्वेशन जिसका नंबर नहीं चाहिए उसके शुरू में 9 नंबर आप लिख दें। अब जब मैंने 9 के बाद NU लिखा ही है तो साथ ही वो जो ऑटो कंप्लीट कमांड है उसने 9 नंबर की कमांड खुद ही हाईलाइट कर दिया। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर उसका, अगर आपको एग्जैक्ट कमांड नहीं भी पता तो आपको हाईलाइट्स यहाँ से मिल जाएंगी ताकि आप इसको चूज़ कर लें, यहाँ से इक्वेशन ऑटो कंप्लीट खुद ही हो जाए। तो 9 नंबर मैंने पहली दोनों इक्वेशंस के शुरू में रखा है और फिर जब मैं फाइल को रन करूँगा तो पहली दोनों इक्वेशंस का जो नंबर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहली 2 इक्वेशंस को नंबर नहीं चाहिए था मुझे, तो मैंने उनको 9 नंबर कर दिया और आखिरी इक्वेशन को छोड़ दिया मैंने, तो उसका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनुअली इक्वेशंस को जिनको नंबर देना हो दे सकते हैं, जिसको ना देना उसका नंबर ख़त्म कर सकते हैं। समझ आ रही है इक्वेशन नंबरिंग? तो फिर सर आप सर एक क्वेश्चन है सर, ये इक्वेशन अरे डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे ना? हाँ, अगर आपको एक चीज़ को नंबर देना है तो फिर आप स्टैरिक ना यूज़ करें। अगर आप स्टैरिक देंगे तो फिर टोटल सारा का सारा अरे जो है उसका नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने अरे की आखिरी इक्वेशन को फॉर एग्जांपल नंबर देना है तो फिर एक ही हल है कि आप इक्वेशन की शुरू की अरे इक्वेशंस को, अरे की शुरू की इक्वेशंस को आप 9 नंबर कर दें और आखिरी को छोड़ देंगे तो उसका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग तो है ये तो वो नंबरिंग है जो ये डिस्प्ले होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्स्ट के अंदर किसी इक्वेशन का नंबर यूज़ करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लिखें कि इक्वेशन 1 जो है उसको यूज़ किया है और इक्वेशन 2 को यूज़ किया है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो इक्वेशन 4 में आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये बात लिखना चाह रहे हैं तो आप इन नंबर्स को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने ये नहीं करना है कि मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ कि यूजिंग अगर मैं लिखता हूं कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 3। तो मैं इंग्लिश टेक्स्ट के तौर पे ऐसे ही इस चीज़ को लिख देता हूं तो आउटपुट तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे कि आनी चाहिए कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उसको यूज़ किया, इक्वेशन 4 डिस्प्ले में आई थी, इक्वेशन 4 डिस्प्ले में आ गई, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर तो इक्वेशन 1, 2 और 4 यहीं पे रहें और कोई और इक्वेशन ऐड ना हो इसके शुरू में तो फिर तो इनके नंबर ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे हो कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है कि इक्वेशन 1 से पहले अगर एक भी कोई चीज़ चेंज हो गई और जिससे इक्वेशन 1 की एक्चुअल नंबरिंग जो है वो गई, ठीक है। जैसे मैंने एक नई इक्वेशन यहाँ पे बना दिया इक्वेशन 1 से पहले, तो अब आप देखें कि जो जिस इक्वेशन 1 की आप बात कर रहे थे वो तो अब इक्वेशन 2 हो चुकी हुई है। तो जिस इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके रिजल्ट 4 आया था, अब वो इक्वेशंस 2 और 3 हैं और रिजल्ट उनका जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये सारा स्टेटमेंट तो गलत होगी ना आपकी, जो इंग्लिश स्टेटमेंट आपने आखिर में दी है कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके 4 आया है। ये तो बात तब हो रही थी जब वो इक्वेशंस 1, 2 और 4 थी। अब तो वो इक्वेशंस 2, 3 और 5 हो चुकी हैं, तो ये नंबर तो अपडेट हो गए। तो इसके लिए इस वजह से हम इन नंबर्स को इंग्लिश टेक्स्ट के तौर पे नहीं लिखते होते हैं। जब भी आपने किसी भी चीज़ का, चाहे वो चैप्टर का नंबर है, चाहे वो सेक्शन का नंबर है, चाहे वो इक्वेशन का नंबर है, फिगर का नंबर है, टेबल का नंबर है, जिस भी चीज़ का नंबर है, क्योंकि नंबर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है लेटेक्स, तो आपने जब भी किसी चीज़ का नंबर यूज़ करना है तो आपने उस चीज़ को लेबल करना है और उसकी की इस्तेमाल करनी है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब किसी चीज़ को लेबल कैसे करना है? जब आपने वो चीज़ बिगिन कर ली है, यानी कि बिगिन इक्वेशन के बाद आप वहाँ पे लेबल लिखें। इंग्लिश में आप कमांड है लेबल की, आप लेबल लिखें और वहाँ पे उसको लिखें फॉर एग्जांपल EQ1। तो ये इक्वेशन, हालांकि इसका टेक्स्ट के अंदर तो PDF में तो इसका नंबर 2 है, लेकिन क्योंकि मुझे ये इक्वेशन 1 के तौर पे मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 1, तो मैंने इसके लिए इसको हाईलाइट कर लिया। आप इसकी जगह पे कोई भी नाम रख सकते हैं जिससे आपको ये इक्वेशन याद रहे कि ये कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है। फिर दूसरी इक्वेशन को भी लेबल दें और ये लेबल जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर देना है।
इन्वायरमेंट के अंदर देने का मतलब है कि बिगिन इक्वेशन जैसे ही ख़त्म होगी कमांड, तो उसके बाद एंड इक्वेशन से पहले पहले तक का एरिया जो है वो उस इक्वेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट है। जैसे ही एंड इक्वेशन ख़त्म हुई ब्रैकेट, तो उसके बाद जो भी लिखूंगा वो उस इक्वेशन के इन्वायरमेंट के बाहर की बात है, ठीक है। तो आप जिस इक्वेशन को नंबर देना चाह रहे हैं उस इक्वेशन की इन्वायरमेंट के अंदर उसको लेबल दें। तो पहली इक्वेशन बिगिन इक्वेशन के बाद आपने उसको नंबर दिया लेबल, फिर सेकंड इक्वेशन आपने उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको लेबल 2 दिया, और फिर अरे में लेबल देना है। अब अरे में तो 3 इक्वेशंस हैं, तो फिर याद रखें आपने जिस इक्वेशन को डबल बैकस्लैश सेंड कर दिया उसकी इन्वायरमेंट ख़त्म हो गई। तो पहली इक्वेशन की इन्वायरमेंट थी इस 9 नंबर से लेके इस C1 डॉट तक, क्योंकि उसके बाद डबल बैकस्लैश है तो वहाँ से वो इक्वेशन 1 ख़त्म। फिर इसी तरह 9 नंबर से लेके डबल बैकस्लैश तक इक्वेशन 2 की इन्वायरमेंट है, और फिर इस डबल बैकस्लैश के बाद यहाँ पे इक्वेशन 3 शुरू हो चुकी है। तो मैं इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इक्वेशन 3 के लिए उसको लेबल देता हूँ, या मैं उसको लास्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, या जो भी या रिज़ल्ट लिख देता हूँ। मतलब आपने जो भी लिखना है वो बस लेबल है, आपको याद रहे कि ये मैंने इस इक्वेशन के लिए ये वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो अब देखें कि जो मेरी इक्वेशन 1, 2 और 4 थी उस टाइम, उनको मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और उनके रिज़ल्ट को मैंने रिज़ल्ट के नाम से लेबल कर दिया। अब मैं ये जो कमांड्स हैं, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो क्योंकि ये सिर्फ लेबल्स से, इनका आउटपुट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ लेटेक्स ने अपनी याद दहानी के लिए उन इक्वेशंस के साथ एक लेबल एसोसिएट कर लिया। अब मैं वो लेबल इस्तेमाल करता हूँ, इक्वेशन 1 जहाँ पे लिखा था मैंने वहाँ पे मैं रेफ़र यूज़ करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन रेफरेंस के लिए EQREF की कमांड है। जब भी आप EQREF लिखेंगे तो उस इन्वायरमेंट के अंदर देखें फ़ौरन से आपको जितने इक्वेशन रेफरेंस हो सकते हैं, जो जो लेबल्स आपने दिए हैं उनकी लिस्ट आ गई है वहाँ पे, ठीक है। जब मैंने EQREF लिखा है उसको पता है कि अब यहाँ पे कोई लेबल देना पड़ेगा किसी इक्वेशन का, तो उसने ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे लेबल्स यूज़ हुए हैं वो लिख दिए हैं। वो उसको पता है कि एक EQ1 लेबल यूज़ हुआ है, एक EQ2 का लेबल यूज़ हुआ है और एक रिज़ल्ट का लेबल यूज़ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे EQ1 का लेबल दे दिया, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 2 में मुझे इक्वेशन 2 का रेफरेंस देना है, तो मैंने EQREF लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो उसने बता दिया कि यहाँ पे अब कौन सा लेबल देना, मैंने EQ2 दे दिया। फिर रिज़ल्ट के लिए जो इक्वेशन 4 है, मैंने इक्वेशन लिख के उसके बाद उसकी जो नंबर है वहाँ पे फिर से कमांड EQREF, और वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट वाली इक्वेशन है उसका रेफरेंस देना, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया इक्वेशन वाले रिज़ल्ट का। अब देखें, अब जो रन करने पे जो आउटपुट आएगी वो देखें, अब वो क्लियर है कि इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करके इक्वेशन 5 जो है वो उसका रिज़ल्ट सामने आया, ठीक है। अब अगर आप फिर से वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इक्वेशन शुरू में जाके फिर से कोई नई इक्वेशन ऐड कर दें जो आपको नहीं चाहिए, और लेकिन उसकी वजह से नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाती है इक्वेशंस की। अब देखें, मैंने शुरू में जो है वो 3 इक्वेशंस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा इक्वेशन पेस्ट कर देता हूँ ताकि नंबरिंग ज़्यादा चेंज हो जाए। अब देखिए, मैंने शुरू में 2 इक्वेशंस पेस्ट कर दिए हैं, सारे के सारे लेबल जो हैं वो 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो गए उनके लेवल। तो आप देखें रिज़ल्ट जो है वो खुद ब खुद अपडेट हो गया। रिज़ल्ट जो था वो भी ये था कि 2, 3 को यूज़ करके 4 आई है, 2, 3 को यूज़ करके 5 आई है। तो अब देखें वो रिज़ल्ट इक्वेशन का वो खुद ही चेंज हो गया कि 4 और 5 को यूज़ करके 7 आया, जो कि सही है रिज़ल्ट। तो ये फ़ायदा होता है लेबल्स को यूज़ करना और उनको रेफ़र करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इक्वेशंस या वो ऑब्जेक्ट जिसकी भी बात हो रही है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है लेटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका नंबर अपडेट हो जाता है, तो नंबर बेशक उसका अपडेट हो जाए PDF वाला, लेकिन उसका लेबल तो वही रहेगा जो आपने उसको लेबल उस इक्वेशन के अंदर उसको दे दिया हुआ है। और क्योंकि रेफ़र करते वक्त आपने वही लेबल उसका रेफ़र किया है, तो अब वो जहाँ पे भी पड़ी होगी उसका करंट नंबर जो भी बनता होगा वो यहाँ पे रेफरेंस वाली जगह पे खुद ब खुद अपडेट होके आ जाएगा। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि इस चीज़ का पोजीशन चेंज करने से इसकी नंबरिंग ना ख़राब हो जाए। तो नंबरिंग किसी भी चीज़ की हो, फिगर्स की, चैप्टर्स की, सेक्शंस की, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसकी परेशानी नहीं है। आपने जो भी चीज़, जब भी कोई नंबर आपने यूज़ करना है लेटेक्स में से, तो आपने उसको वहाँ जाके उसको लेबल कर देना, और जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे उसका रेफरेंस दे देना है REF से। तो इससे उसका पोजीशन चेंज होने पे उसका नंबर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेबल दें और उनको रेफ़र करें। और आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं, सिर्फ मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक आपको मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि टेबल्स में स्टूडेंट्स को थोड़ा होता है मसला, और उसके बाद मैं आपको थ्योरम्स बनाना बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे ये वाला। तो टेबल के लिए जो है यहाँ पे विज़र्ड जो है वो ऑटो वाले हैं, तो सही, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका टेबल जो है वो शॉर्टकट बनाया मिल जाए, ऐसे भी आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ हम खुद ही बना लेते हैं। चलें, खैर मैं आपको शुरू से खुद ही बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिगिन टेबल। जब आप बिगिन टेबल करेंगे, ये टैबिंग आ गया है, इसको कर दें टेबल। सबसे पहले बिगिन टेबल और एंड टेबल।
बिगिन टेबल और एंड टेबल लिखने से आपको टेबल का एक कैप्शन वाला टैब अलाउ हो जाएगा कि आप उसको बना सकें। ये इन्वायरमेंट है टेबल की, ये स्टार्ट होगी है। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, अगर इसके अंदर जो भी आपने टेबल बनाना है वो एक अरे की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक अरे बनाएंगे या टेबुलर बनाएंगे। तो अब हम लिखते हैं बिगिन टेबुलर, ठीक है। जब आपने बिगिन टेबुलर कर दिया तो वो बिगिन टेबुलर की जो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट है उसमें आपको कॉलम्स की चाहिए इन्फॉर्मेशन, कितने कॉलम्स आपको देने हैं। रोज़ का नहीं पूछेगा वो, आप जितनी हर बार डबल बैकस्लैश यूज़ करके नई रो बना सकते हैं, तो रोज़ का नहीं वो पूछेगा, सिर्फ हमसे कॉलम्स का पूछेगा कितने कॉलम्स चाहिए। आप यहाँ पे 4 बार सी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स चाहिए और हर कॉलम का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर लाइन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 4 बार एल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स चाहिए और हर कॉलम लेफ्ट अलाइंड होगा, ठीक है। तो ये राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड और सेंटर अलाइंड के लिए है आर, एल और सी। तो मैं अगर 3 बार सी लिखता हूँ तो ये 3 कॉलम्स बनाएगा और तीनों कॉलम सेंट्रली अलाइंड होंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है कंटेंट, इसको सिलेक्ट करें, इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो भी कंटेंट आपने देना है वो दें। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे मैंने शिफ्ट से देना था इसको, 1 2 और फिर डबल बैकस्लैश 4 5 6 7 8 9। चलें जी, ये मैंने एक टैबुलर बना लिया, ठीक है। इसकी आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपको एक टैबुलर नज़र आएगा। वो अरे तो है, वो एक टेबल भी है, लेकिन उसमें वो जो कन्वेंशनल जो होता है लाइंस टेबल की जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, मैं इनके कॉलम्स की हेडिंग्स दे लूँ, फॉर एग्जांपल C1, क्योंकि हमें कॉलम्स पसंद हैं जो कि इनकी कोई ना कोई हेडिंग होती है। C3। अच्छा, अब ये तो कॉलम तो ये बन गया, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो कि रोज़ इसमें वो लाइंस नहीं है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं। तो अगर आपको वर्टिकल लाइंस चाहिए तो आप जो सी आपने जहाँ पे लिखे थे उन सी के साथ एक वर्टिकल लाइन की कमांड होती है जो यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट वाली की एंटर के ऊपर वो शिफ्ट के साथ आप डाल सकते हो। तो अगर आप ये जो वर्टिकल लाइंस की कमांड्स हैं, अगर आप ये हर सी के लेफ़्ट और राइट पे ये वर्टिकल लाइन डाल देते हो तो डिस्प्ले में जो कॉलम्स आ रहे हैं उनकी वो वर्टिकल लाइंस वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। फिर फर्दर ये कि आप यहाँ पे जो डबल बैकस्लैश है, हर डबल बैकस्लैश के बाद अगर आप एच लाइन की कमांड डाल लेते हो, एच लाइन की कमांड, तो फिर ये जो टेबल आ रहा है आपका, इस टेबल में हर उस रो के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और अब फर्स्ट लाइन के बाद नहीं हुई क्योंकि आपको फर्स्ट लाइन से पहले भी एच लाइन डालना चाहिए था, तो ये हमने वहाँ पे भी डाल दिया, ठीक है। अब आप देखो कि आपने वो जहाँ पे डबल बैकस्लैश के बाद जो है वो एच लाइन लिखा था वहाँ पे वो सारी एच लाइंस डिस्प्ले हो गई हैं और इसी तरह वर्टिकल लाइंस भी डिस्प्ले हो गई हैं। तो ये अब टेबल कन्वेंशनल तरीके से हो रहा है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है पेज के। तो अक्सर औकात फिगर्स को या टेबल्स को जब आप बनाएंगे तो वो पेज के लेफ्ट अलाइंड होंगे, आप वहाँ पे सेंटरिंग की कमांड यूज़ करें, बैकस्लैश सेंटरिंग, और इससे आपका जो वो ऑब्जेक्ट है, जो भी वो चीज़ है, वो पेज के सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब एक कमी इसमें रह गई है, वो ये कि इसका कोई कैप्शन नहीं है। आप एंड टेबुलर के बाद कैप्शन ऐड करें कैप्शन की कमांड से। तो जैसे ही आप कैप्शन लिखेंगे और कैप्शन के अंदर आपने जो भी चीज़ है उसकी डिटेल बता देनी है कि ये जो टेबल है ये मेरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो भी आप कैप्शन के अंदर चीज़ लिखेंगे वो चीज़ उस टेबल की जो पोजीशन है, जो नंबरिंग है उस टेबल की, कि वो टेबल जो था वो कितने नंबर पे आ रहा है। वो अगर आपने ये टेबल थर्ड टेबल है अगर आपका, तो वो कैप्शन लिखने से खुद ब खुद उसको पता होगा कि ये टेबल की इन्वायरमेंट थर्ड टाइम रिपीट हुई है कैप्शन उसका, तो वो टेबल 3 ही कर देगा उसको। तो इसलिए नंबरिंग की फिर से आपने नहीं करना, नंबरिंग उसने खुद दिया, उसको पता है ये थर्ड टेबल है या फर्स्ट टेबल है। आगे आपने सिर्फ कैप्शन लिखना है और कैप्शन आपका एलैबोरेटिव होना चाहिए, यानी कि कैप्शन आपका क्लियरली रिप्रेजेंट करे कि आप इस टेबल में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। अक्सर औकात लोग फिगर्स या टेबल्स बनाते हैं लेकिन उनको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते, जिससे सही पता नहीं चलता है कि उस फिगर या टेबल में क्या चीज़ डिस्कस हो रही है। तो आपने चीज़ों को एलैबोरेट करना है उनके कैप्शंस के साथ। फिर फर्दर ये कि टेबल को भी आप जो है वो लेबल दें, ताकि जब आप इस टेबल का नंबर कहीं पे यूज़ करना चाहें, किसी थ्योरम में रेफर करना चाहें कि टेबल 1 को हमने यूज़ किया, तो आपको पता हो
कि टेबल 1 का लेबल क्या है, ताकि आप वहाँ पे उस टेबल के नंबर को रेफ़र कर सकें कि यूजिंग दिस टेबल आपने कोई चीज़ ऑब्टेन किया। तो मैंने इसको लेबल कर दिया। एंड टेबल से पहले आप ये लेबल की कमांड यूज़ करें इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो टैब 1 मैंने इसका नाम रख दिया ताकि आपको पता हो कि टेबल 1 की जो है वो टैब 1 आप यूज़ करेंगे। लेबल 1 जो है ना, लेबल की ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो उसकी की है, ठीक है। आपने ये की जहाँ पे इस्तेमाल करनी है रेफरेंस की कमांड के अंदर, तो वहाँ पे इस टेबल का नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप जहाँ पे भी यूज़ करें कि टेबल 1, जहाँ पे भी हमने लिखना हो कि टेबल 1 को यूज़ करके कोई रिजल्ट आया, तो आप वहाँ पे लिखेंगे \reference REF, और अंदर उस REF के अंदर आप इस टैब 1 को लिखेंगे, तो वहाँ पे टेबल का नंबर, ये इस वाले टेबल का जो भी नंबर उस टाइम चल रहा होगा वो डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल्स बना सकते हैं, इक्वेशन अरेज बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। अगर कोई फिगर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो भी इसी तरह से आ जाएगी। अगर आप बिगिन करते हैं, उसके बाद FIG लिखता हूँ मैं, तो जो बिगिन फिगर का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके अंदर अगेन दो चीज़ें होंगी, एक तो फिगर की सेंटरिंग है कि फिगर पेज के सेंटर में आए, सेंटरिंग कमांड इस्तेमाल कर ली। फिर जो फिगर की फाइल ऐड करने की कमांड है वो है इंक्लूड ग्राफिक्स, ठीक है। इंक्लूड ग्राफिक्स जो कमांड है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है पहला स्क्वायर ब्रैकेट वाला, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने फिगर की डिटेल बतानी है कि फिगर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो फिगर की विड्थ फॉर एग्जांपल हम 5 सेंटीमीटर कोई भी एक रख देते हैं यहाँ पे। और सेकंड जो हाफ है कर्ली ब्रैकेट वाला, उसमें आप फिगर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे फिगर 1 या कोई भी चीज़ रखनी है, ठीक है, और साथ में उसकी एक्सटेंशन भी लगानी है कि आप उस फिगर में उस फिगर की एक्सटेंशन क्या है। तो अभी मैं कोई फिगर यहाँ से चूज़ कर लूँ ज़रा मुझे, और वो फिगर जो है वो मैं यहाँ पे रखूँगा, तो उसका जो डिस्प्ले है वो वहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी वो। अब कोई फिगर, मुझे कोई इमेज देखने दें, मेरे पास कोई इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पे कि नहीं। कोई भी जो फाइल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी में जो है वो सिर्फ नस्ट का एक लोगो मिल गया, ठीक है, मैं वही लोगो डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको नज़र नहीं आया क्योंकि आपके पास एक ही विंडो शेयर हो रही है, मैंने एक लोगो के नाम से, क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगो लिखा है .jpg, तो मैंने एक JPG फाइल जिसका नाम लोगो है LOGO, वो फाइल मैंने कहीं से भी ऑब्टेन करके मैंने वो अपने इस फाइल वाले फोल्डर में डिस्प्ले पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका फोल्डर आपने जिस ये फाइल जहाँ से रन हो रही है ट्राई डॉक्यूमेंट वाली फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर में ये फिगर मौजूद होनी चाहिए जिस फिगर का नाम आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये logo.jpg है, ये JPG फाइल है, इसका नाम लोगो है। ये फाइल उस फोल्डर में आपने रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे उस फाइल का रेफरेंस नाम लिखना है। और फाइल 1 वाली फोल्डर में रखनी है कि ट्राई डॉक्यूमेंट में रखनी है? ट्राई डॉक्यूमेंट में, ट्राई फाइल 1 तो खुद एक फाइल है ना, वो फोल्डर नहीं है। ट्राई डॉक्यूमेंट एक फोल्डर है जिसमें वो फाइल 1 पड़ी है। तो फाइल 1 जो टेक फाइल जो आप रन कर रहे हो, ये फाइल जहाँ पे भी पड़ी है, इसी फाइल के साथ वो फाइल भी होनी चाहिए जिसका नाम आप यूज़ कर रहे हैं उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप क्योंकि ये लोगो वाली फाइल इस फाइल 1 में यूज़ कर रहे हैं, तो लोगो वाली फाइल भी फाइल 1 वाली जगह पर पड़ी हो। तो फाइल 1 वाला जो फाइल 1 जिस फोल्डर में पड़ी थी, मैंने उसी फोल्डर में लोगो भी पेस्ट कर दी है। तो वो लोगो अब मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। आप देखिए, मैंने इस फाइल को फिर से रन करता हूँ, तो ये लोगो जो है वो अगले पेज पे डिस्प्ले हो गया, क्योंकि जिस जगह पे मैंने ये लोगो ऐड किया था वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि 5 सेंटीमीटर जितनी फिगर डिस्प्ले हो सके। तो देखें अगले पेज पे वो चला गया। तो अक्सर बात ऐसे होगा कि जब आप थीसिस में फिगर्स ऐड करेंगे, फिगर ज़्यादा हैं, तो वो फिगर जिस जगह पे आप रख रहे हैं उस जगह पे नहीं आउटपुट में आएंगी, बल्कि अगले किसी पेज पे आ जाएंगी। तो वो स्पेसिंग की वजह से होता है, वो कोई एरर नहीं है। वो जहाँ पे उसको स्पेस उतनी मिलेगी जितनी आप फिगर रखना चाह रहे हैं, तो वहीं पे वो डिस्प्ले होगी। तो ये इसको आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। तो ये या तो आप उस जगह पे उतनी जगह क्रिएट करें या फिगर को छोटा कर लें, जैसा कि मैं अभी इसको 5 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जो मैंने विड्थ रखी है। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अभी भी वो प्रीवियस पेज पे डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं यूँ करता हूँ कि मैं शुरू की 2 इक्वेशंस को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मुझे वो चाहिए ही नहीं। मैंने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है यहाँ पे प्रीवियस पेज पे, अभी भी अब आ गया, ठीक है। अब देखें, अब वो फिगर जो है वो पेज के टॉप पे डिस्प्ले हो गई है। नज़र आ रही है आपको ये फिगर? ये फिगर अब जिस जगह पे मैंने रन किया है इस फाइल को, मैंने फिगर को रखा था इस पेज के आखिर में, ठीक है, लेकिन वो पेज के उस पेज पे तो आ गई है, लेकिन उस पेज के बिल्कुल आखिर में डिस्प्ले होने के बजाय
शुरू में डिस्प्ले हो रही है। तो ऐसे भी होता है कि आप जिस फिगर को जहाँ पे रखना चाह रहे हैं वहाँ पे आने के बजाय थोड़ा सा ऊपर या नीचे डिस्प्ले हो जाए, तो लेकिन अगर उस पेज पे आ गई है वो, तो अब आप उसकी पोजीशन को फोर्स कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने जहाँ पे बिगिन फिगर लिखा है उस बिगिन फिगर के फ़ौरन बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करें। उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप 3 चीज़ें लिख सकते हैं, एक टी, एक एच और एक बी। टी का मतलब होगा टॉप ऑफ द पेज, और एच का मतलब होगा हेयर जहाँ पे वो लिखी हुई है, और बी का मतलब होगा बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, तो अगर आपने उसको जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे डिस्प्ले करवाना है तो आप एच इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो एच का मतलब होगा कि जहाँ पे फिगर मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखी है वहीं पे मुझे उसको आउटपुट में चाहिए। तब आप देखेंगे क्योंकि उस पेज पे वहाँ जगह खाली थी, तो इस वजह से वहाँ एज लगाने से बिगिन फिगर के बाद वो आउटपुट में उसी जगह पे आ गई है जहाँ पे आपने उसको टेक्स्ट में लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से आप अब फर्दर ये कि अब आप इसका साइज़ खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि अब आप ये फिगर यहाँ पे डिस्प्ले होगी है तो अब आप इसको, अगर अभी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा छोटी है तो आप इसको थोड़ा सा फाइल को बड़ा फिगर को कर सकते हैं। अब ये कि फिगर को भी आप कैप्शन दें, तो जिस तरह से मैंने कैप्शन टेबल के लिए इस्तेमाल किया है मैं वही कैप्शन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फिगर के लिए, ताकि फ़िगर को भी मैं यूज़ कर सकूँ फिगर का नंबर। लेकिन ये लेबल जो मैंने इस्तेमाल किया था टेबल के लिए वो लेबल डिफरेंट होना चाहिए फिगर के लेबल से। तो मैं फिगर के लेबल को चेंज करके FIG1 कर लेता हूँ, ताकि जब मैं फिगर का लेबल यूज़ करूँ तो वो फिगर 1 हो, टेबल का फिगर लेबल यूज़ करूँ तो वो टेबल 1 हो, ताकि ये लेबल अगर दो लेबल सेम हो जाएं, अगर आप दो अलग अलग चीज़ों को सेम लेबल दे दें तो जब आप उसको रेफ़र करेंगे तो इसको समझ नहीं आएगी कि आप उन दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सेम लेबल 2 बार दिया हुआ। तो इस वजह से गलत नंबरिंग डिस्प्ले में आ सकती है। को 2 दफा रिपीट करना चाहें तो क्या उसके लिए दोबारा अगर हमें लिखना पड़ेगा? किस चीज़ को 2 बार रिपीट करना चाहिए, किसी लेबल को? फिगर को सर, अगर फिगर को ही हम रिपीट करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, अगर आप इस नहीं, ऐसे नहीं होता कि अगर आपने एक ही फिगर एग्जैक्टली एक ही फिगर 2 बार देनी है डॉक्यूमेंट में तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने एक फिगर को 2 बार यूज़ करना है तो आप एक बार फिगर बनाएं, अगली बार सिर्फ उस फिगर का म्यूट कर दीजिएगा, नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। मुदस्सिर अच्छा, मुदस्सिर आपकी वो पता नहीं आपके माइक से आ रही है नॉइज़ या किसके माइक से आ रही है। अगर आपने एक ही फिगर 2 बार यूज़ करनी है तो ऐसे नहीं होता कि आप एक ही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ 2 बार अपने डॉक्यूमेंट में दें, ये भी फॉर्मल राइटिंग में नहीं होता है। आप चीज़ को एक बार ही देंगे, अगली बार आप उसका नंबर देंगे कि फिगर 1 में अगर आपने फिगर 1 को दोबारा डिस्कस करना है तो आप सिर्फ इसके नंबर से इसको डिस्कस करें कि फिगर 1 में ऐसे करना है या जो भी आपकी बात है, लेकिन आप फिगर 1 एग्जैक्टली वही चीज़ 2 बार डिस्प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, आपने फिगर 1 दे दी है, अगली बार जब फिगर 1 की बात होगी तो आप इसका नंबर यूज़ करेंगे, इसकी की के ज़रिए जो आपने लेबल इसका दिया है वो लेबल आप लिखें और साथ में उसकी बात जो भी आप करनी है फिगर 1 की वो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि आपने वो एक ही चीज़ 2 बार तो नहीं देनी ना, आप उसका जस्ट नंबर यूज़ करें अगली बार और आप उसकी डिस्कशन जो भी आप कर सकते हैं वो करना। ओके, तो ये हमने टेबल बनाना भी देख लिया, फिगर बनाना भी देख लिया, और इसी तरह आप चलते जाएं, अपना काम कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो मैंने इंग्लिश के पैराग्राफ दिए थे फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद मैंने सेक्शन की कमांड फॉर एग्जांपल देनी है कि मेरा डॉक्यूमेंट का अगला सेक्शन जो है वो शुरू हो गया और मैंने उसका नाम भी कोई रख दिया है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि आउटपुट में फर्स्ट पैराग्राफ के बाद अब अच्छा देखें आप टेबल भी पेज के टॉप पे आ रहा है, तो टेबल को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि टेबल के एंड में भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एच इस्तेमाल करेंगे तो वो टेबल भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो टेक्स्ट के अंदर रेफर हुआ था। ठीक है, तो ये टेबल भी हमने अपनी जगह पे ले आए हैं, और इसी तरह जो है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक नया सेक्शन बनाना था तो वो हमने नया सेक्शन बना लिया। फिर ऐसा करते हैं कि इक्वेशन अरे के बाद भी हम एक नया सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और सेक्शन दे दिया, तो आप देखेंगे कि पहले सेक्शन को उसने सेक्शन 1 कहा था, अगले सेक्शन को उसने सेक्शन 2 कह देगा वो। ठीक है, इसको मैंने मेन रिजल्ट्स के नाम से अगला सेक्शन बना दिया। तो आप देखें कि ये यहाँ पे टेबल से पहले वो मेन रिजल्ट्स का नया सेक्शन डिस्प्ले हो गया। अब ये सेक्शन नंबरिंग, अगेन सेक्शंस की नंबरिंग भी ऑटोमेटिक है, और अगर आपने सेक्शन 1 का यूज़ करना है सेक्शन 1 या सेक्शन 2 के नंबर को टेक्स्ट के अंदर कहीं पे, तो आप सेक्शन 1 की कमांड के आखिर में या सेक्शन 2 की कमांड के आखिर में लेबल इस्तेमाल करेंगे अगेन, और उस लेबल में आप जो भी उस चीज़ की बात हो रही है उसका लेबल की के तौर पे, ताकि आपको याद रहे,
आप उसका लेबल दे देंगे। तो अब मैंने सेक्शन 2 के आखिर में मैंने मेन रिजल्ट्स के आगे में लेबल दे के उसको सेक्शन 2 लिख दिया क्योंकि। तो अब आप मैं फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना चाहूँ, अगर मैंने की बात करनी है कि मेन रिजल्ट्स में हम ये बात करेंगे, तो मैं लिख दूंगा कि इन सेक्शन रेफरेंस सेक्शन 2 we will present our main results। ठीक है, तो अब देखो कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के आखिर में सेक्शन 2 का लेबल इस्तेमाल करना था। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैंने सेक्शन 2 की कमांड जहाँ पे यूज़ की थी उसके आगे उसके साथ ही लेबल इस्तेमाल किया एक, और उस लेबल को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सेक्शन 2 के सेक्शन लिखने के बाद रेफरेंस के अंदर सेक्शन 2 लिखा, जो उसका लेबल था वहाँ पे वो की लिखी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें खुद ब खुद उसका नंबर डिस्प्ले हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा था सेक्शन 2, सेक्शन के आगे 2 की जगह पे उसकी की इस्तेमाल किया, तो आउटपुट में वो सेक्शन का जो भी नंबर बनता है वो आ गया। उसकी वजह ये है कि अगेन कि अगर मैं यहाँ पे इंडक्शन के बाद एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर दिया, तो उस सेक्शन 2 का जो नंबर है वो चेंज होके 3 हो चुका होगा, वजह से वो नंबर गलत हो जाएगा। वरना तो मैंने यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर दिया प्रिलिमिनरीज के नाम से, और जिस मेन रिजल्ट्स की बात सेक्शन 2 में हो रही थी वो अब सेक्शन 3 बन चुका है। तो अब लेकिन आप देखें क्योंकि मैंने वो की के ज़रिए यहाँ पे लिखा था, तो वो सेक्शन 2 खुद ब खुद अपडेट होकर सेक्शन 3 बन गया। तो आपने यहाँ पे हमेशा ऐसे ही करना है कि मैनुअल नंबरिंग देने के बजाय हर चीज़ को लेबल देना है और उसकी की हर जगह पे इस्तेमाल करनी है, ताकि जब डॉक्यूमेंट अपडेट हो तो वो कीज़ डिस्टर्ब ना हो, नंबरिंग हर जगह पे एक्यूरेट ही रहे। ठीक है, अब फर्दर ये अब आगे मूव करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको लिखनी आ गई हैं। अब ये कि आप इस डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनमें एक टाइटल होता है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है, यूनिवर्सिटी का नाम होता है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का कोई भी इस तरह का हेड नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को टाइटल देते हैं। तो वो टाइटल वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो आपने बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले देनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना ली है। मैं यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, और सॉरी बिगिन डॉक्यूमेंट तो हो गया हुआ है, मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। ठीक है, तो टाइटल की कमांड के अंदर जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया एक, और जब मैंने इसको रन किया, अच्छा अभी रन की बात नहीं करते, टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, ऑथर लिख देता हूँ। ऑथर में मैंने यहाँ पे लिखा ऑथर 1। चलो मैं पहला नाम खुद ही लिख लेता हूँ, बाकी आप समझ लें कि आपने खुद ही जो भी फिल करना है आप कर सकते हैं उसका। फिर मैं एफिलिएशन लिखता हूँ। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं लिखते, एफिलिएशन में आप पूरी एफिलिएशन लिखते हैं, जो भी आपकी डिपार्टमेंट की एफिलिएशन होती है। तो मैं सारा नहीं लिख रहा, मैंने जस्ट विकास लिख दिया मैंने, और विकास के बाद मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अब आप देखें कि मैंने ऑथर भी लिख दिया, टाइटल भी लिख दिया, एफिलिएशन में लिख दी। रन करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी। डिस्प्ले करने के लिए आपको बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद मेक टाइटल की कमांड है, ये लगानी होगी। जब आप मेक टाइटल लिख देंगे तो उसको पता होगा कि अब मैंने आप डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो मेक टाइटल लिखने के बाद टाइटल, ऑथर और एफिलिएशन की कमांड आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखें कि जो मैंने पेपर का टाइटल दिया था उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, और बाकी फिर सेम फ़ॉन्ट से नाम, यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन और डेट भी आ गई है। अमूमन डेट डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखी जाती, तो आप यहाँ पे डेट की कमांड खुद से टाइप करेंगे, डेट लिख के, और उसकी ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे, तो उससे डेट वाली कमांड जो है वो वैनिश हो जाएगी कि आपको डेट डिस्प्ले नहीं करनी है, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स में डेट्स नहीं लिखी जाती हैं। तो अब ये देखें, अब इसका फॉर्मेट जो है वो एक जर्नल जो है वो रिसर्च पेपर की तरह का हो गया। आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखें तरतीब से अपनी। एब्स्ट्रैक्ट अभी भी नहीं है, आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट, एंड एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो सारा का सारा आपके एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तीन चार लाइनें मैंने पेस्ट कर दी हैं ताकि वो एक पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको नज़र आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट का जो विड्थ होगी वो स्टैंडर्ड पेज से थोड़ी सी कम होगी, और जो भी आपने लिखा है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
अच्छा, तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक जनरल से एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, अगर आपको ऑथर्स मज़ीद ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल ऑथर 2 भी कोई है, ऑथर 3 भी कोई है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि ऑथर की नंबरिंग कर सकते हैं। उसमें फिर आपको हर ऑथर के बाद उसका नंबर देना होगा कि ये ऑथर 1 है, ऑथर के बाद आपने उसका नंबर दिया है, फिर ऑथर 2, फिर ऑथर 3, ठीक है। और उन सब की कोई अलग एफिलिएशन है, मिसाल के तौर पे तो एफिलिएशन में मैं 2 बार पेश कर लेता हूँ, बल्कि 3 बार पेश कर लेता हूँ। एक समझ लें रिफा से है, तो दूसरा कोई मैथ डिपार्टमेंट कॉमसैट से हो सकता है, थर्ड कोई DCU लाहौर से हो सकता है। तो मैंने मैंने तीन जो है वो एजम्पशन लेके 3 एफिलिएशन लिख दी हैं। तीनों एफिलिएशंस की मैंने नंबरिंग कर दी है, ठीक है। और अब अगर ऑथर 1 एफिलिएशन 1 से है तो मैं ऑथर 1 के साथ एफिलिएशन 1 इस्तेमाल कर दूंगा। अगर ऑथर 2 एफिलिएशन 2 से है तो ऑथर 2 के साथ मैं एफिलिएशन 2 लिख दूंगा। और ऑथर 3 अगर एफिलिएशन 3 से है तो मैं ऑथर के साथ 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं जब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इन सारे ऑथर्स के साथ जो है उनकी नंबरिंग डिस्प्ले हो गई है। तीनों एफिलिएशंस के साथ सुपरस्क्रिप्ट में उनकी एफिलिएशन है, एफिलिएशन 1, एफिलिएशन 2, एफिलिएशन 3, और हर ऑथर के साथ सुपरस्क्रिप्ट में उस ऑथर का वही वाली एफिलिएशन है, ताकि पता चल जाए कि ऑथर 1 जो है वो एफिलिएशन 1 से, ऑथर 2 2 से। लेकिन हो सकता है कि 1 2 3 इसी तरह 1 2 3 से ना हो, बल्कि ऑथर 2 और ऑथर 3 दोनों जो हैं वो कॉमसैट से हों, तो फिर मैं थर्ड एफिलिएशन ख़त्म कर दूंगा और सेकंड एफिलिएशन जो भी है वो सेकंड एफिलिएशन ही यूज़ करूंगा ऑथर 2 और ऑथर 3 के साथ। तो आप देखेंगे कि थर्ड एफिलिएशन वैनिश हो गई है, और सेकंड एफिलिएशन जो है मैंने क्योंकि ऑथर 2 के साथ भी 2 लिखा है, ऑथर 3 के साथ भी 2 लिखा है, तो इसलिए सेकंड एफिलिएशन ऑथर 2 और ऑथर 3 दोनों के साथ यूज़ होते हैं। तो आप जो भी ऑथर्स हैं, जो भी टाइटल है पेपर का, वो आप इस तरह से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। और अब मेरा ख्याल है कि बेसिक राइटिंग जो है वो सारी थोड़ा थोड़ा जो है उसकी आपको जो है वो इंट्रो मिल गया होगा, ठीक है। अब आपने कोई अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ पूछनी हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं किस तरीके से, तो वो आप पूछ सकते हैं। ये जो टेम्पलेट बन गया एक सिंपल सा, ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा या ग्रुप में आपको मैं टेक्स्ट फाइल शेयर कर दूंगा, तो आप ये अपने पास भी रन कर सकते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो? सर अगर हमें को ड्रा करनी है तो वो पीछे से रखनी पड़ेगी या इसके अंदर भी कोई होती है प्रोग्राम की फिगर्स, जैसे मैथ की लेटेक्स के अंदर, हाँ जी, लेटेक्स के अंदर जो है वो टिग्स पिक्चर के नाम से एक पैकेज है। टिग्स पिक्चर जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप छोटी छोटी फिगर्स खुद इसके अंदर भी ड्रॉ कर सकें, लेकिन वो अगेन वही बात है कि वो फिगर ड्राइंग है, वो कंप्यूटेशन नहीं है। अगर मैं उससे कहूँ कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ मुझे इस डोमेन में, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको कहें कि 2 स्क्वायर्स हैं और 2 स्क्वायर्स बनाओ और उसके दरमियान एक लाइन लगा लो, तो ये वाला काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए वो टेक्स्ट पिक्चर है और उसके लिए लंबी चौड़ी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो बनी होती हैं ऑलरेडी, वो आप वेब से यूज़ करके जस्ट वो अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये लेकिन बेसिक ड्राइंग होगी, ये कंप्यूटेशन वाली ड्राइंग नहीं होगी जो लेटेक करेगा। तो ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीका यही है कि अगर आप फिगर्स चाहिए तो आप फिगर्स मैटलैब या मैथमेटिका या मेपल में बनाएं, उस फिगर को EPS फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें, और वो फिगर जो है वो फिगर अपने इस टेक फाइल जहाँ पड़ी है जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में पेस्ट कर दें, और फिर आप यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स में वो फिगर का नाम यूज़ करें, तो वो फिगर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि रिसर्च जर्नल्स जो होते हैं जब आप पेपर जमा करवाते हैं तो वो ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि आपकी फ़िगर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी जो पिक्सल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर्स चाहिए। तो आप इसलिए अगर PDF या IPS फिगर्स एक्सपोर्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो उनकी डेफिनेशन अच्छी होती है, तो आप वही यूज़ करें EPS फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में। हाँ जी, और कोई बात किसी ने पूछी? जी, हाँ जी सर, ये जब आपने टाइटल एंड ऑथर लिखे तो सारा लिखने के बाद सर आपने जब रन किया तो वो शो नहीं था हो रहा, तो आपने सर बाद में नीचे बिगिन डॉक्यूमेंट एंड मेक टाइटल लिखा है। सर ये स्टार्ट में लिखना होता है या नीचे लिखना होता है? मतलब बाकी काम में हम बिगिन एंड एंड लिख रहे होते हैं ना। हाँ, मेक टाइटल जो है ना, ये जस्ट जो ये देखो इसको कहते हैं, ये आपके जो है एक फ्रंट मैटर है किस्म का। आपकी जो डॉक्यूमेंट का स्टार्ट है
उसका एक पार्ट है टाइटल ऑथर एफिलिएशंस। ये समझ लें जितना हेडर होता है ये फाइल का, वो फाइल के मेन कंटेंट का हिस्सा नहीं होता, वो आपने जस्ट वो एक बाद में एक चीज़ रखनी होती है अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, ठीक है, एक टाइटल पेज के तौर पे। तो अगर आपको अपने इसी तरह अगर आपको लेटेक्स डॉक्यूमेंट का टाइटल ऑथर एफिलिएशन वगैरह अगर आपने रख दी हैं, क्योंकि बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले टाइटल इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट मेन डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बजाय, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट का कंटेंट तो बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद है, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद जो कुछ टाइप किया है वो मेन आपके कंटेंट्स के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है फाइल के अंदर। तो ये जो बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले आपने टाइटल इन्फॉर्मेशन, ऑथर इन्फॉर्मेशन, एफिलिएशन आपने लिखी है, ये आपके जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का एक फ्रंट पेज है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के बाद उस डॉक्यूमेंट के शुरू में लगाते हैं। तो ये इस वजह से आपने उसको ऊपर बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले लिख के वो इन्फॉर्मेशन सेव तो कर दी है, लेकिन वो आउटपुट में नहीं आएगी क्योंकि वो बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले लिखी हुई है। तो इसलिए आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले में लाने के लिए बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद जस्ट मेक टाइटल लिख देंगे तो वो टाइटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में प्रिंट कर देगा वो। तो आपने जब मेक टाइटल लिखा है बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद, उसने वो जो टाइटल इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी हुई है वो उसने डॉक्यूमेंट के शुरू में पेस्ट कर दिया बस, ठीक है। अगर आप टाइटल ऑथरशिप की इन्फॉर्मेशन के बगैर लिखे बगैर अगर मेक टाइटल देंगे तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसने वो शुरू में लिखनी है। जी सर हो गया। हाँ गुड। तो और कोई चीज़ जो आपने लिखनी है और आप सोच रहे हो कि वो चीज़ लेटेक्स में कैसे लिखी जाएगी? अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो इसको एज ए प्रैक्टिस यूज करते हैं थीसिस से पहले भी, तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ कभी और भी मतलब इस तरह से सेशन रखना पड़ा तो रख लेंगे कि 2 महीने में 1 मेरा महीने मकसद भी बिल्कुल यही मकसद था मेरा भी कि आप अपनी अगर कोई जी अपनी थीसिस के स्टेज पे नहीं भी है तो वो अपनी कोर्स के दौरान में ही अपनी असाइनमेंट्स इसमें लिख के जमा करवा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अपनी मैनुअल चीज़ों को यूज़ करना भी आ जाएगा। फिर मैं एक चीज़ आखिरी और बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको 2 कॉलम के तौर पे प्रेजेंट करूँ, तो मैं जो शुरू में मैंने डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने 2 की वैल्यूज़ दी हैं 12 पॉइंट और A4 पेपर। ये था कि अगर मैंने A4 पेपर में प्रिंट लेना तो मैं A4 पेपर लिखूंगा इसको, अगर मैंने 12 पॉइंट में डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो फ़ॉन्ट 10 पॉइंट कर दूंगा या 12 पॉइंट कर दूंगा। इसके साथ ही मैं 2 कॉलम इन्फॉर्मेशन भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने 2 कॉलम लिख दिया है इसको, शेयर जी जी बोलें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा मैं 1 मिनट मैं इसको स्टॉप करके फिर से शेयर कर देता हूँ। अच्छा अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे चेंज ये किया है इन्फॉर्मेशन कि मैंने वो जो की वैल्यू थी डॉक्यूमेंट क्लास के बाद उन की वैल्यूज़ में मैंने 2 कॉलम लिख दिया। और अब जब मैंने फाइल को रन किया तो फ्रंट मैटर के अलावा यानी कि टाइटल इन्फॉर्मेशन के अलावा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम हो गया। देख रहे हैं आप, 2 कॉलम होने से थोड़ी सी स्पेसिंग कम हो जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट अगर पहले 10 पेजेस का तो हो सकता है वो 5 या 6 पेजेस पे आ जाए। तो अगर आपको अलाउ अगर आप चाहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 कॉलम से, तो आप अपने कॉलम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की शेप जो है वो इस तरह की भी बना सकते हैं 2 कॉलम के तौर पे। और कोई चीज़ क्या आपको यूज़ करना पड़ सकता है? मिसाल के तौर पे ज्योमेट्री पैकेज। हाँ जी हाँ जी बोलें। सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव है सर। हम पीएचडी वाले अगर हम जब थीसिस करते हैं ग्राफ थ्योरी का, तो सर जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किस चीज़ में बनाते हैं? ये चीज़ मैंने भी पहले भी बताई है कि अगर आपको ग्राफ ड्राइंग चाहिए ख़ास तौर पे ग्राफ थ्योरी वालों के लिए तो आप यूज़ करेंगे मायोरा सॉफ्टवेयर, MAYURA। आप लिखेंगे गूगल पे ड्रॉ तो आपको एक मायोरा की वेब पेज जाएगा। मायोरा के वेब पेज पे जाएं, 4 या 5 MB का मायोरा डॉक्यूमेंट है। अगर आपने मैक के लैपटॉप पे यूज़ करना है या विंडोज़ पे यूज़ करना है तो विंडोज़ वाला फाइल डाउनलोड कर लें। मायोरा जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो फ्री है, फ्री तो नहीं है सॉरी वो, लेकिन फिर भी ट्रायल बेस पे आप जितना मर्जी उसको यूज़ करें। तो आप उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट उसको डाउनलोड करके उस RAR फाइल को जिप फाइल को चेंज करेंगे सिंपल फोल्डर में जब एक्सट्रैक्ट करके, तो जस्ट उसमें से मायोरा के आइकन को प्ले करें तो वो जस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। वो प्लग एंड प्ले है, वो एक किस्म का रेडी टू यूज़ है। इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट आपने उसको करना और यूज़ करें। वो बहुत अच्छा है। उसमें आप जो है वो पेंट की ना माइक्रोसॉफ्ट पेंट की एडवांस्ड फॉर्म है, वो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से ना ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हर किस्म का ग्राफ आप वहाँ बना सकते हैं, वहाँ से ग्राफ बनाएं। कंप्यूटेशनल तो नहीं? हाँ कंप्यूटेशनल वाले तो जो नहीं है होगा मतलब? वो ड्राइंग है वो ड्राइंग है। आप वहाँ से ड्राइंग वाली फाइल JPG या PDF या EPS में कन्वर्ट करें। आई रिकमेंड कि आप EPS फाइल वहाँ से बनाया करें हमेशा। तो जो कंप्यूटेशन वाला काम है वो आप मैटलैब या मैथमेटिका में करें। राइट।
तो ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है ये पैरेलल मतलब कोई भी यूज़ किया जा सकता है। जी मैथमेटिका और मैटलैब सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है इसमें से, क्योंकि उसमें जो है वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं प्रोग्रामिंग की, हर किस्म की कंप्यूटेशनल यूज़ जो है, लेकिन वो स्पेस में भी बहुत ज़्यादा है, 10 GB स्पेस ही रिक्वायर करेगा, वो हाई स्पेक्स रिक्वायर करेगा। तो अगर आपको कंप्यूटेशनल में रिसर्च अगर आपकी नहीं है तो फिर आप मैटलैब के बजाय जो है वो मेपल यूज़ कर लें। मेपल जो है वो कम स्पेस यूज़ करेगा और कंप्यूटेशनल काम आपके छोटे मोटे वो सारे कर लेगा वो। तो अगर आपको कंप्यूटेशनल में रिसर्च नहीं करनी है तो मैटलैब मेपल यूज़ करनी है, अदरवाइज फिर आप मैथमेटिका या मैटलैब इस्तेमाल करें। राइट सर। गुड। अच्छा जी, और कोई चीज़ जो आपने पूछनी हो लेटेक्स के हवाले से? ये अब मैंने आपको सरसरी सा जो है वो रिसर्च पेपर राइटिंग, उसका लेआउट और थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ यूज़ करना चीज़ों का बताया, क्योंकि हमें इक्वेशंस यूज़ करनी है। अच्छा, मैंने थ्योरम अभी तक आपको बताया ही नहीं, थ्योरम राइटिंग। चलिए मैं एक थ्योरम ऐड करता हूँ ये आखिर में, ठीक है। जो मेन रिजल्ट का सेक्शन मैंने बनाया था ना, उसमें मैं मेन रिजल्ट्स में सबसे पहले एक थ्योरम आपको बना के दिखाता हूँ बस आखिरी। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन जिस तरह हर चीज़ हो रही है यहाँ पे, आपको बिगिन करना है थ्योरम, और थ्योरम आप स्टैंडर्ड कमांड थ्योरम से ही रन करें, और वहाँ पे मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ माय थ्योरम, और उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ थ्योरम। स्क्रीन दोबारा नहीं शेयर हो रही सर, अच्छा स्क्रीन जी, दोबारा डिसअपीयर हो गई है। अच्छा जी, मैं फिर से शेयर करता हूँ, एक मिनट। राइट, अच्छा अब देखें फिर से शेयर हो रही है। यस सर। ओके, अब देखें मैंने बिगिन थ्योरम लिखा है यहाँ पे, बिगिन थ्योरम और उसके बाद एंड थ्योरम, और बिगिन थ्योरम और एंड थ्योरम के बाद मैं लिख रहा हूँ बिगिन प्रूफ, और मैंने जस्ट ऑटो कंप्लीट उसको कर दिया तो उसे एंड प्रूफ खुद ही आ गया वहाँ पे, और उसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द प्रूफ। तो जो भी आपका प्रूफ है, जो भी आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट है, आप वो यहाँ पे यूज़ करें, और इसको जब आप रन करेंगे तो आप देखें कि आपकी आउटपुट जो है वहाँ पे थ्योरम खुद ब खुद से क्रिएट हो गया है। मैं इसको फिर से 1 कॉलम में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 2 कॉलम में वो बहुत छोटा छोटा सा डिस्प्ले में आ रहा है। तो अब देखें आप, जब मैंने थ्योरम यूज़ किया जहाँ पे मैंने, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ गया हूँ अपने, और पीडीएफ फाइल में मैं पेज 2 पे हूँ किसी जगह पे, तो मैं वहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके गो टू सोर्स करूँगा, तो मैं डायरेक्ट उस जगह पे आ जाऊँगा जिस पीडीएफ में जिस जगह का कोड मुझे चाहिए। तो आप देखेंगे मैंने राइट क्लिक किया तो उसके राउंड अबाउट उस जगह के कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वो आउटपुट में आ गया। तो आप देखें मैंने यहाँ पे थ्योरम 3.1 यूज़ किया, ठीक है। थ्योरम 3.1 मैंने नंबर उसको नहीं दिया था, उसने थ्योरम 3.1 नंबर खुद चूज़ किया। कैसे? वो इस तरह के थ्योरम, उसको पता है कि ये थर्ड सेक्शन के अंदर है हम यहाँ पे, तो इसलिए थ्योरम के नंबरिंग के साथ शुरू में 3 लगाना चाहिए, ताकि पता चले कि आप थर्ड चैप्टर या थर्ड सेक्शन में हैं, और 1 का मतलब है कि थर्ड सेक्शन का फर्स्ट थ्योरम है। तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग है। अगेन आपने इस थ्योरम का नंबर कहीं पे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जस्ट थ्योरम बिगिन थ्योरम के बाद इसका लेबल यूज़ करें, और वो लेबल कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस थ्योरम के नंबर को शो करने के लिए। फिर जब आपने थ्योरम यहाँ पे दे दिया है तो उस थ्योरम के बाद आपने उसका प्रूफ ऐड करना है। अगेन थ्योरम और प्रूफ की जो हेडिंग्स हैं ये बोल्ड हुई हैं, और प्रूफ का जो स्टार्ट है वो प्रूफ लिखा हुआ है इटैलिक में। ये सारा कुछ इसका स्टैंडर्ड लेटेक्स फॉर्मेटिंग है, ये आपने चेंज नहीं करनी है, ये इसी तरह से अच्छी लग रही हैं। और लेकिन अगर फिर भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को कस्टमाइज़ फिर भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा यही है कि सारे डॉक्यूमेंट में आप कस्टमाइज़ चीज़ें ना इस्तेमाल करें, तो फिर ये ज़रा सारी होमोजेनिटी रहती है कि सारा डॉक्यूमेंट एक ही तरह से डिस्प्ले में आता है। तो इसलिए आप इसकी फॉर्मेटिंग को शुरू में ना चेंज करें, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड जो इसका एनवायरनमेंट है इसी में रखें, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल रहेंगी। और आप देखें कि आपने जो प्रूफ की लाइन लिखी है उसके आखिर में खुद से एक ब्लॉक बना हुआ आ गया, और ब्लॉक इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन में प्रूफ एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद एंड प्रूफ लिखने से खुद ब खुद ऑटो जनरेट ये ब्लॉक आ गया है वहाँ पे। तो जब भी आप कोई प्रूफ एंड करेंगे, बेशक वो 1 या 2 सफ़ों के बाद प्रूफ एंड होगा, तो जहाँ पे प्रूफ एंड होगा आखिरी लाइन के बाद ये बॉक्स आ जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि चाहे वो क्रॉलरी है, चाहे थ्योरम है, चाहे रिमार्क है, जो भी चीज़ है उसका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये भी जो आपने शुरू में पैकेज दिए हैं उनकी वजह से है, ये ऑटो जो है वो जनरेटेड है, ये आपने खुद से ब्लॉक नहीं बनाया है। लेकिन आप खुद से ब्लॉक बनाना चाहें तो उसकी भी कमांड्स हैं, QED हियर, QED लिखेंगे तो ये बॉक्स खुद भी आप बना सकते हैं। लेकिन बिला वजह फिर से वही बात कि ये स्टैंडर्ड जो है उसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ करें, मैनुअल जो है वो फॉर्मेटिंग ना यूज़ करें। तो इस तरह से आप थ्योरम का प्रूफ लिख सकते हैं, क्रॉलरी का प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है, रिमार्क लिख सकते हैं, लेमा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थ्योरम से पहले एक लेमा बनाना चाह रहा हूँ अगर, तो मैंने वही थ्योरम यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है,
और उस थ्योरम में मैंने थ्योरम की जो हेडिंग है, थ्योरम की कमांड है बिगिन थ्योरम, मैं उसको अरेज करके यहाँ पे LEMMA मैंने उसको लेमा लिख दिया और लेमा का प्रूफ उसी तरह से कंटिन्यू कर दिया। तो आप देखें कि आउटपुट में वहाँ पे जहाँ थ्योरम था वहाँ पे लेमा डिस्प्ले हुआ है पहले, क्योंकि मैंने वहाँ पे शुरू में पहले लेमा ऐड कर दिया। पहले लेमा आएगा यहाँ पे और फिर उसके बाद लेमा का प्रूफ आएगा पहले, फिर थ्योरम आएगा, फिर थ्योरम का प्रूफ आएगा और अगेन नंबरिंग उसने खुद से अपडेट कर दिया है और लेमास, थ्योरम्स और क्रोलरीज को वो कंटिन्यूस नंबरिंग देगा। तो वो इस तरह से नंबरिंग आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आप थ्योरम्स ऐड करें, लेमास ऐड करें, एग्जांपल्स ऐड करें, रिमार्क्स ऐड करें, लेकिन कोई चीज़ फॉर एग्जांपल जो ऊपर डिफाइन नहीं की हुई, मैंने ये डॉक्यूमेंट शुरू करने से पहले आज का कुछ कमांड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपको अलाउ करेंगी थ्योरम्स बनाना, लेमा बनाना, एग्जाम्पल बनाना, डेफिनेशन देना, प्रोपोजिशन देना, क्रोलरी देना। ठीक है, ये जो कमांड्स मैंने हाईलाइट करके दिखाई हैं, आप बिगिन वाली कमांड के बाद इनमें से कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। बिगिन क्रोलरी लिखेंगे तो वहाँ पे क्रोलरी आ जाएगी विद नंबर, बिगिन प्रोपोजिशन लिखेंगे प्रोपोजिशन आ जाएगी विद नंबर, बिगिन डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिगिन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन बिगिन रिमार्क नहीं लिख सकते क्योंकि रिमार्क यहाँ पे डिफाइन नहीं है, रिमार्क नाम की इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रूफ के बाद, थ्योरम के बाद अगर मैं यहाँ पे रिमार्क ऐड करना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको और उसके बाद मैं यहाँ थ्योरम की कमांड की जगह पे मैंने रिमार्क देना है, REMARK रिमार्क मैंने यहाँ पे देना, तो वो कहेगा कि ये इन्वायरमेंट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट रिमार्क अनडिफाइंड। ठीक है, नीचे कमांड, नीचे ब्लू, नीचे रेड कलर का एरर पढ़ें लॉग फाइल में, तो लॉग फाइल में लाइन 102 पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट रिमार्क अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि रिमार्क नाम की कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उसको समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या करना है। तो एक हल कि आप रिमार्क ना दें, लेकिन अगर आपने रिमार्क देना है तभी तो आपने कमांड दी है यहाँ पे, तो आप रिमार्क की इन्वायरमेंट ऊपर डिफाइन करें। रिमार्क की इन्वायरमेंट डिफाइन करने का मतलब ये है कि जैसे आपने लेमा की इन्वायरमेंट यहाँ पे ऊपर डिफाइन की है उसी तरह से एक न्यू लाइन क्रिएट करें। मैंने लेमा वाली पूरी इक्वेशन लाइन पेस्ट कर दिया दोबारा से कॉपी करके। ठीक है, और लेमा की जगह पर मैंने रिमार्क लिख दिया, REMARK रिमार्क। और रिमार्क जो है वो उसकी नंबरिंग, थ्योरम की नंबरिंग पर डिपेंड कर रही है और उसमें उसकी जो आउटपुट आएगी वो रिमार्क ही होगी। ठीक है, अब मैंने ये रिमार्क के लिए इन्वायरमेंट डिफाइन कर दी है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब देखें कि वो फाइल फिर से रन हो गई है और जहाँ पे मैंने रिमार्क दिया था वहाँ पे आउटपुट में चेक करें कि रिमार्क जो है वो उसी तरह जिस तरह थ्योरम और लेमाज आ रहे थे उसी तरह से रिमार्क भी आ गया है और उसकी नंबरिंग जो है वो थ्योरम की नंबरिंग के साथ ही अरेंज हो गई है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी नई इन्वायरमेंट, अब आपने अब और कोई चीज़ इमेजिन कर लें, बेशक नोट के तौर पे नोट 1 नोट 2 या रिमार्क आ गया यहाँ पे, अब तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने फिर भी कोई नई इन्वायरमेंट आपके जहन में आ जाए और वो इन्वायरमेंट ये थ्योरम, लेमा, क्रोलरी वगैरह से अलावा हो, तो आप फिर से यहाँ पे कोई लाइन एक कॉपी करके पेस्ट करें और वो जो नई इन्वायरमेंट आप चाह रहे हैं वो आप डिफ़ाइन कर लें, तो आउटपुट में आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ जो आपको यूज़ करनी पड़ सकती हो लेकिन अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है। जी सर, अगर हम लोग लेमा या थ्योरम का रेफरेंस से आगे यूज करना चाह रहे हैं तो इन्हीं के आगे लेबल पे यूज करके, जिस तरीके से हम लोग टेबल और फिगर का हम लोग ने लेबल दिया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो है वो, जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे थ्योरम को ना THN1 लेबल दे दिया। ठीक है, मैंने अभी एक लाइन लिखी है, मैंने उसमें मैंने अभी थ्योरम के बाद, थ्योरम के फ़ौरन बाद, बिगिन थ्योरम के बाद जो है मैंने लेबल दे दिया थ्योरम 1। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आगे। ठीक है, मैंने टाइप नहीं किया, मैंने जस्ट पीछे से यूज़ कर लिया एक और इन्वायरमेंट से। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो है वो थ्योरम 1 को यूज़ करना है, तो मैंने लिखूँगा यूजिंग। अब थ्योरम के बाद जो नंबर है वो मैंने रेफरेंस उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, \REF ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखें इस पूरी रेफरेंसेस की लिस्ट के अंदर थ्योरम 1 आखिर में आ रहा है क्योंकि मैंने वो अभी आखिर में यूज़ किया यहाँ पे। तो थ्योरम 1 पे मैंने एंटर कर दिया, उसने थ्योरम 1 का रेफरेंस खुद ही यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा फाइल को, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डिस्प्ले में आ गया कि यूजिंग थ्योरम 3.2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 5, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो देखें कि थ्योरम की नंबरिंग 3.2 आपने नहीं यूज़ की, लेकिन आपने जस्ट वहाँ पे की इस्तेमाल की है तो उससे उसका नंबर डिस्प्ले हो गया। अब जब आप इस थ्योरम से पहले 10 थ्योरम और ऐड कर देंगे
कोई सेक्शन ऐड कर देंगे, सेक्शन नंबर भी चेंज हो जाएगा, थ्योरम नंबर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी करंट थ्योरम का नंबर होगा इस वाले, उसकी क्योंकि की वही रहेगी जो आपने इस्तेमाल किया है, तो इसका अपडेटेड नंबर यहाँ पे खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि आपको नंबरिंग वगैरह यूज़ करने में आसानी है इसमें। सर अगर हमने एग्जांपल या एक्सरसाइज लिखनी है तो वो में लिखना पड़ेगा हमें? जी बिल्कुल, आपने अगर एग्जांपल की इन्वायरमेंट यूज़ करनी है तो एग्जांपल की इन्वायरमेंट डिफाइन की हुई है यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल के अलावा आपने क्या वर्ड यूज़ किया अभी? एक्सरसाइज सर, अगर हम एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज भी डिफाइन कर देता हूँ, बिगिन एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब मैंने न्यू थ्योरम के अंदर एक्सरसाइज डिफाइन कर दिया है और उसकी आउटपुट भी एक्सरसाइज ही है। जो इन कमांड्स का जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट वो है जो आपने बिगिन के बाद लिखना है, ठीक है। ये जितनी कमांड्स यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही हैं ना न्यू थ्योरम्स के अंदर, ये न्यू थ्योरम्स के अंदर जो कमांड्स हैं, इनके जो पहले कंपोनेंट्स हैं करली ब्रैकेट वाले, ये वो हैं जो आप बिगिन कमांड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बिगिन के बाद आप ये चीज़ लिखेंगे, और जो राइट साइड पे जो करली ब्रैकेट है, जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये वो है जो आप लेफ़्ट साइड वाली चीज़ जब बिगिन कमांड के अंदर लिखेंगे तो राइट साइड वाली चीज़ आउटपुट में अपीयर होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इस बार चाहते हैं कि यार एक्सरसाइज टाइप करना एक लंबा काम है, तो मैं जस्ट EX लिखूं तो वो एक्सरसाइज आ जाए, या EXR लिखूं तो वो एक्सरसाइज आ जाए, या EXM लिखूं तो एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि न्यू थ्योरम के बाद मैं पहले लिखूँ EXM तो मैं, और उसकी आउटपुट आए एग्जाम्पल के तौर पे, और बिगिन के बाद लिखूँ मैं EXR और उसकी आउटपुट आए एक्सरसाइज के तौर पे, ठीक है। तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अब मैंने जहाँ पे रिमार्क दी है, मैं रिमार्क के बाद जो है वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उस एग्जाम्पल के बाद जो है, उस एग्जाम्पल के लिए मैंने जो कमांड अभी चूज़ की है वो मैंने EXM की है, और एग्जाम्पल से पहले जो है वो मैं एक्सरसाइज भी ऐड कर लेता हूँ, बल्कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल के बाद आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के बाद मैंने एक्सरसाइज की कमांड दे दी है, तो उसके लिए मैंने जो यूज़ किया था वो किया था EXR, ठीक है। अब इसको मैं जब रन करूँगा तो आप देखें कि एक एग्जाम्पल इन्वायरमेंट और एक एक्सरसाइज की इन्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल 1 है और एक एक्सरसाइज 1 है। अब क्योंकि मैंने इनकी नंबरिंग जो है वो नंबरिंग के लिए कोई पैरामीटर वहाँ पे नहीं दिया कि इसके नंबरिंग थ्योरम पे डिपेंड करे या सेक्शन पे डिपेंड करे, तो इसलिए इन दोनों का नंबर 1 आ गया, क्योंकि इनकी दोनों की नंबरिंग इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल पहली है तो 1 आएगा, एक्सरसाइज पहली है तो 1 आएगा, एक्सरसाइज दूसरी बार जब आएगी तो उसका नंबर खुद ही एक्सरसाइज 2 हो जाएगा, और इसी तरह एग्जाम्पल जब दूसरी आएगी तो उसका नंबर खुद ही एग्जाम्पल 2 हो जाएगा। यानी कि अगर नंबरिंग के लिए अगर आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया वहाँ पे जहाँ पे इन्वायरमेंट डिफाइन की थी, तो नंबरिंग इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल जितने नंबर पे आ रही है एग्जाम्पल, वो उतनी एग्जाम्पल बन जाएगी वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका नंबर भी सेक्शन पे या थ्योरम पे डिपेंड कर जाए, तो आप वहाँ पे जहाँ पे आपने इन्वायरमेंट डिफाइन किया, वहाँ पे जब आपने उसकी की डिफाइन किया है कि न्यू थ्योरम के बाद EXM लिखने पे एग्जाम्पल आनी चाहिए, तो वहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर थ्योरम लिख देते तो इनकी नंबरिंग थ्योरम नंबरिंग के साथ मैच कर जाती, और अगर आप एक्सरसाइज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेक्शन लिख देते तो एक्सरसाइज की जो नंबरिंग है वो सेक्शन की नंबरिंग के साथ अलाइन हो जाती। तो आप देखो मैंने इन दोनों को अलग अलग तरीके से नंबरिंग दे के आउटपुट में अब आप चेक करेंगे कि मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल की जो नंबरिंग है उसकी नंबरिंग को मैंने थ्योरम की नंबरिंग के साथ अलाइन किया था, तो आप देखें कि जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं वो जब थ्योरम शुरू हुआ है, लेमा भी थ्योरम की नंबरिंग के साथ था, थ्योरम तो खुद थ्योरम है, और फिर रिमार्क भी थ्योरम की नंबरिंग के साथ था, फिर एग्जाम्पल भी थ्योरम की नंबरिंग के साथ चल रही है। तो आप देखें कि 3.1, 3.2, 3.3 रिमार्क की है और एग्जाम्पल 3.4 बन गया, यानी कि इसकी नंबरिंग जो है वो थ्योरम इन्वायरमेंट के साथ चल रही है। लेकिन जो एक्सरसाइज है उसकी नंबरिंग मैंने जो है वो उसके साथ नहीं रखी थ्योरम के साथ, तो इसलिए वो उसके साथ डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस तरह से अगर आपको मैनुअल तरीके से नंबरिंग को यूज़ करना है, नंबरिंग को चेंज करना है, तो आप इस तरीके से नंबरिंग को अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, या आप सारी की सारी नंबरिंग जो है वो सेक्शन पे या थ्योरम पे ही डिपेंड कर दें ताकि सारों का फॉर्मेट जो है वो एक जैसा रहे, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और कोई चीज़ जो हम यूज़ कर सकें यहाँ पे? ठीक है, ये जो चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए है कि एक बार आपको आइडिया हो जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लेटेक्स की डॉक्यूमेंट का किस तरह का होता है, तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर, जो भी आप नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो।
तो वो आप मैनुअली उसके बाद फर्दर जो है वो चेंज कर लेते हैं। शुरू में बस आपको एक बार डॉक्यूमेंट का आइडिया होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप डॉक्यूमेंट क्लास से लेके जो बिगिन डॉक्यूमेंट तक की पहली लाइन है यहाँ तक, बल्कि मेक टाइटल तक, यहाँ तक आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट सेम रखना है। आपने कोई नई फाइल जब बनानी है अपनी, तो आपने ये शुरू वाला सारा का सारा पोर्शन यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि ये सारा प्रियम्बल या कमांड्स या डॉक्यूमेंट का जो है वो थीम या स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें ऐड करनी है वो तो इसके बाद ही है ना सारी, तो वो आप बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद जो चीज़ें हैं वो आप लिखें। और कमांड्स जो हैं वो सारी बार बार आपको अक्सर औकात नहीं देनी पड़ती हैं। आपने जस्ट एक बार ये डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया जिसमें हर तरह की चीज़ इस्तेमाल हो चुकी हुई है, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि आपने यहाँ डिफ़ाइन कर दी हैं प्रेम्बल में इस डॉक्यूमेंट की, तो जस्ट यही प्रेम्बल आप बार बार कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, कोई और चीज़, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो किसी किस्म का? हाँ जी, कुछ समझ आया है कि अभी जो है आपको एक आध सेशन जो है वो और दिया जाए? सर काफ़ी कुछ समझ आ गया, बस प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीज़ें हमें नहीं समझ आएंगी, फिर कंसल्ट करेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह कि अभी आपने चलें अभी जो सुना है आपने जो देखा है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा। बाकी ये है कि बाकी अब आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह की एक आध फाइल खुद बनाएंगे, कोई मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ असाइनमेंट्स इसके अंदर बना के सबमिट करें, तो उससे ये होगा कि आपकी फ़र्दर प्रैक्टिस हो जाएगी और थीसिस राइटिंग जो है उस टाइम तक आप बिल्कुल तैयार होंगे लेटेक्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करने में। जी डॉक्टर साहब, पार्टिकुलरली हम पीएडी वालों के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए तो स्पेशली। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें गेन की हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी। इंशाल्लाह जी, आप मज़ीद इसमें आप जो है वो इसमें कमांड हासिल करें इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी आप लोगों ने क्योंकि रिसर्च आर्टिकल के हवाले से एक टेम्पलेट सीख लिया आज, और ये टेम्पलेट मैं आपको भेज भी देता हूँ। फर्दर भी कुछ एक आध रिसर्च पेपर का डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए, रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास हो मौजूद। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं एक थीसिस के ऊपर भी एक सेशन रख दूँगा, जिसमें आपको जो रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स हैं थीसिस के, उनके हवाले से कुछ डिटेल गाइड कर दूँगा कि अगर आपने एक थीसिस का फॉर्मेट ले लिया है तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे एडिट कर सकते हैं, ताकि आपको लेट, क्योंकि थीसिस डॉक्यूमेंट असल औकात कभी कभी एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है और कभी कभी वो चैप्टर वाइज अलग अलग फाइल्स मर्ज करके भी बनाया होता है। तो वो टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है थीसिस के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। नहीं ऑफ कोर्स सर, ये होना चाहिए सर ये आप मिड एग्जाम के बाद एक सेशन जी बिल्कुल। फराज आप भी कुछ कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, कोई क्वेश्चंस? जी हाँ नवाज, ठीक है, आपकी बात भी समझ आ गई है, और कोई बात पूछनी हो तो। ये सॉफ्टवेयर आप नेट से अवेलेबल होगा डाउनलोड? हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर जो है ये कल भी मैंने बताया था कि ये इसकी स्पेस, अगर टेक लाइव जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अगर वही आपने यूज़ करना है तो फिर इसकी स्पेस कुछ ज़्यादा है, 3 से 4 GB इसकी स्पेस है। तो ये आप बेहतर है कि अपने किसी सीनियर से, मुझसे, डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट से आके किसी से कॉपी कर लीजिए फ्लैश ड्राइव में, तो वो ईजी रहेगा। अदरवाइज़ आप टेक लाइव सर्च करें C10 पे तो आपको इसके डाउनलोड के हवाले से लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर यह है कि आप वो कई घंटे फिर आप डाउनलोडिंग पे लगा दें उसको, तो फिर वो कंप्लीट टेक लाइव आपको मिल जाएगा। टेक लाइव कंप्लीट हासिल करें, चाहे डाउनलोड कर लें, चाहे आप डिपार्टमेंट से ले लें हमसे आके डायरेक्ट, या फिर जो है वो डाउनलोड कर लें। दूसरा ये कि टेक लाइव के बाद जो दूसरा है टर्मिनल टेक स्टूडियो, जिसमें हम टाइपिंग कर रहे थे अभी, टेक स्टूडियो आप डाउनलोड कर लीजिए इजीली। वो तो टेक स्टूडियो आप लिखें तो आपको मिल जाएगा वो गूगल पे, और वो तो 100 MB या इससे कम है, तो वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए, टेक लाइव भी चाहिए, टेक स्टूडियो भी चाहिए, ठीक है सर। फर्स्टली हमें ये टेक स्टूडियो के ऊपर जो है ना काम थोड़ा आसान भी है, अभी सीखा भी है आपसे, तो कर लेते हैं फिर बाद में। जी टेक स्टूडियो में ये है कि क्योंकि इसमें ऑटो कंप्लीट हेल्प मिल जाती है तो इसमें आसान है। लेकिन अगर किसी को एम्बिग्यूटी है इसको, तो एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि टेक स्टूडियो टेक लाइव इंस्टॉलेशन के बगैर काम नहीं करेगा। यानी कि टेक स्टूडियो जो चीज़ें रन कर रहा है टेक फाइल में और आपको एरर्स बता रहा है टेक के, तो ये आपने पहले से लैंग्वेज प्रोसेसर टेक लाइव इंस्टॉल किया होगा तो टेक स्टूडियो कंपाइल कर सकेगा। अदरवाइज़ टेक स्टूडियो सिर्फ एक टर्मिनल है
वो फाइल्स रन नहीं कर सकेगा अगर आपने टेक लाइव बैकग्राउंड में इंस्टॉल नहीं किया हुआ था। तो आपने पहले टेक लाइव इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद टेक स्टूडियो चीज़ों को कंपाइल कर सकेगा। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें, तो फिर आप जो टेम्पलेट मैं आपको ईमेल करता हूँ, फिर वो टेम्पलेट आप इजीली यूज़ कर सकेंगे अपने पास। ओके सर। जी सर आपसे ये पूछना था, यूनिवर्सिटी होंगे? मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? सर वेडनेसडे को आप यूनिवर्सिटी आएंगे आफ्टर 12 PM? ट्यूसडे को मैं जाऊंगा, वेडनेसडे को आप मुझसे ट्यूसडे को रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगा। ट्यूसडे को मैंने जाना है। ओके हाँ जी, ठीक है, ओके चलो, ओके। सर आप तो ठीक है इधर लाहौर में ही हैं सर? जी, मैं लाहौर में रेजिडेंस हूँ। या आउट ऑफ सिटी? नहीं, मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में हूँ। जी, और कुछ पूछना है किसी ने? तो फिर अदरवाइज फिर हम एंड कर देते हैं सेशन।